तो पंडास वी स्टार्टेड सीरीज वगैरह बनाना देखा था पिछली बार सीरीज क्या होती है कैसे बनती है एंड आफ्टर सीरीज वी क्रिएटेड डेटा फ्रेम्स एज वेल। डेटा फ्रेम्स बनाने के लिए डिक्शनरीज यूज होती है। एक तरीका मैं देखा था, डिक्शनरी ले लो, पीडी और डेटा फ्रेम के साथ में उसको पास कर दो, डेटा फ्रेम बन जाएगी। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, टैबुलर फॉर्म होता है जिसको डेटा फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने डेटा फ्रेम्स को CSV फाइल्स से लोड करवाया था। रीड CSV से डेटा फ्रेम्स क्रिएट हुए थे इस मेथड से। CSV फाइल का कंटेंट यहाँ आकर हमें मिल गया था प्रोग्राम में। देन वी हेड एंड टेल मेथड्स देखी थी डेटा फ्रेम के रिकॉर्ड्स को देखने के लिए। तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल फॉर रीडिंग द एक्सेल फाइल्स एंड इवन टेक्स्ट फाइल्स। Texts were read using CSV. Then we fetched the contents from the online portals as well. कोई ऑनलाइन वेब सर्वर है, वहां से अगर आपको मान लो कोई डाउनलोड करना है कोई फाइल, उस डेटा को यहाँ लाके अगर किसी डेटा फ्रेम के साथ मैप करना है तो वो कैसे करना है वो हम देख के आए थे। देन एक डेटा फ्रेम के सबसेट्स कैसे निकालने हैं उसके अलग अलग प्रकार देखे थे। दिस वॉज एक्चुअली अ वे जिसमें हम लोग किसी एक कॉलम को फैच करके एक नई सीरीज बना रहे थे उससे। ठीक है, एक कॉलम बाहर आई थी तो टीम नाम से एक सीरीज बन गई थी। व्हेन मल्टीपल कॉलम्स वर फेस्ड तो एक नया फ्रेम बनता था उससे। देन ये हो गई इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग ओवर डेटा फ्रेम। 7 से 15 कुल मिला के यहाँ पे रो वाली रेंज दे रहे थे हम लोग, तो रो को रेंज वाइज यू कैन फैच। इंडेक्स लोकेशन से रोज और कॉलम्स के इंडाइसेस देखते हुए आप डेटा फ्रेम का एक पार्ट जो है दैट यू कैन फेच एज वेल। फाइन, so these were different ways of fetching the subsets of the data frames. फिर आया कंडीशनल क्वेरी वाला पार्ट, है ना। इसमें जब हमने लिखा ऐसा तो इसका मतलब ये है कि यू आर कंपेयरिंग अ कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम। ठीक है, यू आर क्लबिंग इट इनसाइड अ कंडीशन। आपने कहा इस कॉलम बोनस की वैल्यू 7 से बड़ी अगर है तो बूलियन वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, एल्स फॉल्स। इसका रिजल्ट अ सीरीज ऑफ लेंथ जो डेटा फ्रेम की लेंथ है। तो यहां से 1000 लेंथ की सीरीज बनी थी जिसमें ट्रू फॉल्स कंटेंट है, और जहां जहां ट्रू था डेटा फ्रेम के वो रिकॉर्ड्स रोज सिलेक्ट होकर हमें मिल गए थे और वो फ्रेम बन में आ गए। ठीक है, तो दिस वे द क्वेरी वर्किंग। क्वेरीज जो हम लोग लगा रहे थे फ्रेम्स के ऊपर, सीरीज के ऊपर या कॉलम्स के ऊपर, उसमें आप मल्टीपल कंडीशंस भी ले सकते थे एंड या और का यूज करते हुए। इसके बाद में इज़िन वाज सम एट्रीब्यूट और मेथड दैट इज रिसाइडिंग इनसाइड द सीरीज, इसको आपने यूज किया था। ठीक है, देन वी वेंट फॉर दिस एज वेल डॉट LOC में मैंने कहा था कि 2 कंडीशंस देते हो आप। एक होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, किसके आधार पर फिल्टरिंग कर रहे हो। दूसरा होता है डिस्प्लेइंग क्राइटेरिया कि वो जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स हैं उनमें से भी कौन से कॉलम्स आपको डिस्प्ले करने, नॉट ऑल। फाइन, दिस वे यू कैन डू दैट। दिस वाज द सेम थिंग। यहाँ पे आपने फिल्टर लगाया था कि कौन से रिकॉर्ड्स लाने हैं, और यहाँ पे आपने बताया था कि उन रिकॉर्ड्स में भी कौन से कॉलम की वैल्यूज आपको डिस्प्ले करवानी है, राइट। एंड फॉर दिस वी वर यूजिंग डेटा फ्रेम डॉट लोकेशन। ठीक, चलिए और क्या, बस यहां से शुरुआत करनी है ना। दिस इज द स्टार्ट पॉइंट। So what is happening in this program heading, देखो updating the existing column of the data frame। एक डेटा फ्रेम का existing column जो है वो अगर हमें अपडेट करना है तो वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो पिछली बार तक हम सबसेट फेच कर रहे थे, डेटा फ्रेम का कोई हिस्सा अगर हमें बाहर निकालना तो वो कैसे करना है वो हम देख रहे थे। आज डेटा फ्रेम के अंदर अगर कोई चेंज करना है तो वो हमें प्रोग्राम बता रहा है। जैसे यहाँ अगर आप प्रोग्राम में देखोगे तो पंडास इंपोर्ट किया, उसके बाद में पंडास के साथ में रीड अंडरस्कोर CSV मेथड के साथ में आपने जो है एक CSV फाइल जो है उसको रेफर करते हुए डेटा फ्रेम क्रिएट किया DF नाम से। इंडेक्स अंडरस्कोर CL इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कि जो पहला कॉलम आपके उस CSV से आने वाला है उसको आप इंडेक्स कॉलम के तौर पर यूज करना चाहते हैं।
ठीक है, तो ये एम्प्लॉय सीएसवी में जो भी पहला कॉलम है वही हमारा इंडेक्स कॉलम रहेगा डिस्प्ले के दौरान। फाइन, देन वी वेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, डीएफ ओवर बोनस, क्या है ये, सीरीज है, सीरीज मतलब एक कॉलम है, ठीक है, उस कॉलम में आपने बोला +2, तो अब जैसा कंडीशनल स्टेटमेंट में होता था वही चीज यथावत यहाँ बिठा लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तक तुम्हारे क्लियर है, ठीक है। क्या कहा था मैंने, एक सीरीज ग्रेटर देन सम वैल्यू, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को आप एक साथ कंपेयर करवा रहे हो, तो उस सीरीज की एक एक वैल्यू उठेगी और वो कंपेयर होगी इसके साथ, राइट, यहाँ भी बिल्कुल वही है। अगर आपने बोला है कि डेटा फ्रेम की एक कॉलम पे या सीरीज पे अगर आपने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो उसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जाकर उस सीरीज की सारी वैल्यूज के साथ में ऐड हो जाएगी, राइट। अब इसको और बेहतर अगर समझना है तो पीछे जो नंपाई अरेज में करके आए थे वो याद कर लेना। नंपाई अरेज में चाहे 1D अरे हो 2D अरे हो, जो हमने पढ़ा था, उसमें जब प्लस कोई अरिथमेटिक नंबर कर देते थे, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता था, वो नंबर सारे नंबर्स में वो इंडिविजुअली ऐड हो जाता था, वही यहाँ पे भी होने वाला है। It is a one-dimensional series. If you add a number to it or perform any arithmetic operation, जरूरी नहीं कि एडिशन, कोई और ऑपरेशन भी परफॉर्म किया, तो वो सीरीज के सारे काउंट्स के साथ में एसोसिएट हो जाएगा विद द डेफिनेशन जो आप यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। इसके पीछे भी चल दरअसल रही है ब्रॉडकास्टिंग ही, कायदे से पर देखें तो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, इसी लेंथ की एक सीरीज और बन जाएगी, उसमें सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, हाँ उसमें सारी वैल्यूज रहेंगी 2, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक सीरीज है, पहला सेक्शन जो हाईलाइटेड है, दिस इज अ सीरीज ऑफ 9000, राइट, ये 2 है, इसको स्ट्रेच कर दो कितनी लेंथ तक, 1000 लेंथ तक, उसमें सारी वैल्यूज क्या होंगी, 2 ही होंगी। अब दो सीरीज हैं जिनको आपस में ऐड कर रहे हैं, एक है बोनस परसेंटेज और दूसरी है अ सीरीज व्हिच इज स्ट्रेच, एंड नाउ दिस विल बी ब्रॉडकास्टेड रीजन, ठीक है, सब में 2 ऐड हो जाएगा अंदर। तो इस तरीके से बेटा आप जब यहाँ पर इसको डिस्प्ले करेंगे, अभी मैं काम कर रहा हूँ, पहले तो ये दोनों डिस्प्ले कर लेते हैं यार एक साथ, अपने को एक साथ क्लियर हो जाएंगे चीज। हाँ, ऊपर वाले हेड में 10 दे दिया था, नीचे में 5 दे दिया था, कंफ्यूज मत होना उसका। फाइन, दिस इज द ओरिजिनल डेटा दैट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम दैट सीएसवी फाइल। इसमें बोनस की जो वैल्यूज है वो ये चल रही है ऊपर 6.945, 4.170, ठीक है, 11.5858, एंड दिस इज द अपडेटेड डेटा फ्रेम, ठीक है। इसमें बोनस की वैल्यूज देखो, 6.945 प्लस 2 क्या बन गया, 8.945, 4.17 becomes 6.17, एंड सिमिलरली आने वाली तमाम वैल्यूज में वो +2 हो गया, और इस तरीके से आपने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम के किसी भी कॉलम को अपडेट कर दिया, ठीक है। यही हम इस प्रोग्राम में सीख रहे थे, हमें यही कहा गया था, अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के एग्जिस्टिंग कॉलम को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। So this way you can perform the arithmetic operations over the series of the frames and you can get the new series as well. उनको नई सीरीज में तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। अब हुआ क्या था इसमें मैंने दरअसल मेरे ओरिजिनल फ्रेम को ही चेंज किया था, देखो यहाँ पर डेटा फ्रेम का बोनस कॉलम लेके उसमें +2 करो और उसको स्टोर कहाँ करो वापस से उसी डेटा फ्रेम के बोनस के कॉलम में, दैट्स व्हाई द सेम फ्रेम गॉट अपडेटेड विद दोस वैल्यूज। पर ऐसा हर बार करें ऐसा जरूरी नहीं, हम रिजल्ट्स को कहीं और भी स्टोर करवा सकते हैं, वो आने वाले प्रोग्राम्स में तुम्हें मैं दिखाता हूं। देखो यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग हियर, बोनस परसेंटेज वाले कॉलम में +2 किया, लेकिन उसको स्टोर उसी कॉलम में नहीं किया, उसको क्या किया, रिवाइज्ड बोनस। अब रिवाइज्ड बोनस नाम का कोई कॉलम है नहीं, लेकिन आप इस स्टेटमेंट के साथ में आपके डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो विद दिस, ठीक है। तो दरअसल हम इस प्रोग्राम में करके आ रहे हैं, हमारे डेटा फ्रेम में एग्जिस्टिंग कॉलम्स को यूज करते हुए नए कॉलम्स क्रिएट करते हैं। फाइन, तो बोनस परसेंटेज इज यूज्ड हियर, a +2 in that, इंक्रीमेंट किया 2 का, a new column is getting created of which the name will be revised bonus, ठीक है। दिया तो वही नाम है ना, डीएफ मतलब हमारा वही डेटा फ्रेम, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपोस्ट्रोफ के साथ कोई भी नाम लिखना मतलब हम कॉलम को ही रिफर कर रहे हैं। तो इफ दैट इज नॉन एग्जिस्टिंग देन दैट विल बी गेटिंग क्रिएटेड। फाइन, so data frame of with this name and execution gives me this. Look at the structure, name, gender, start date, salary, ये बोनस परसेंटेज आपकी पुरानी कॉलम जिसको आप अपडेट करने जा रहे हो, सीनियर मैनेजमेंट टीम ये वैसे लास्ट कॉलम थी हमारी पिछली बार तक, ये रही, और ये हो गया आपका नया कॉलम यहाँ पर रिवाइज्ड बोनस, ठीक है। रिवाइज्ड बोनस में आपके पास में वो सारी वैल्यूज आ गई जो +2 होके बोनस परसेंटेज के ऊपर चली गई यहाँ पर,
ठीक है, तो दिस वे वी कैन यूज द कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम्स एंड वी कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम्स एज वेल। हम नए कॉलम्स जो है वो बना सकते हैं डेटा फ्रेम्स को यूज करते हुए, उनके एक्सिस्टिंग कॉलम्स को यूज करते हुए। व्हाट इज दिस प्रोग्राम नाउ? लुक हियर, व्हाट इज इट सेइंग? क्रिएटिंग न्यू कॉलम। अच्छा, एक और एग्जांपल, उसका एक उदाहरण और नए कॉलम को क्रिएट करने का, देखना ध्यान से। सबसे पहले बंडास employees.csv रीड किया और उसके बाद में दिस ऑपरेशन इज गेटिंग अप्लाइड। अब ऑपरेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, +2 डायरेक्टली करने की बजाय यहाँ पर कुछ लॉजिकल करने की कोशिश की गई। अब लॉजिकल क्या है, यहाँ देखो क्या लिखा है, किस नाम से मैं कॉलम बनाना चाह रहा हूँ? सैलरी आफ्टर बोनस। तो अब याद करो, डेटा फ्रेम में, ये हमारा डेटा फ्रेम था, डेटा फ्रेम में हमारे पास में एक्चुअल जो डेटा फ्रेम है उसमें सैलरी करके एक कॉलम है, ठीक है, और सैलरी के बाद में बोनस परसेंटेज भी है। तो बोनस परसेंटेज चढ़ता किसके ऊपर है? सैलरी के ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ लिखा है 6.945% ऑफ परसेंट ऑफ व्हाट? सैलरी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मेरे पास सैलरी है, बोनस है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इस सैलरी के ऊपर ये बोनस अप्लाई करके जो रिवाइज सैलरी है वो कैलकुलेट कर लूं, व्हाट एक्चुअली नीड्स टू बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट, ठीक है। अकाउंट में जाएगा एक नंबर ही, कितनी तनख्वाह जानी है, तो तनख्वाह जाएगी सैलरी प्लस परसेंटेज, बोनस परसेंटेज। तो बस मैंने क्या किया, मैंने डेटा फ्रेम में इस परसेंटेज को सैलरी के ऊपर इंप्लीमेंट किया और रिवाइज्ड सैलरी कैलकुलेट कर। अब यहाँ पर लेकिन एक चीज है, वो ये है कि यहाँ पे स्टैटिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं होगा इन सबके साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि सैलरी में 10,000 रुपए जोड़ दें सबके, तो बड़ा आसान था कि हम सैलरी में +10,000 कर दें तो सब में 10,000 बढ़ जाएंगे और एक रिवाइज सैलरी करके कॉलम बन जाएगा। तो ऐसा करना नहीं, अभी क्या करना है, 6.945% निकालना है, किसका? 97,308 का। फिर वो जो आएगा उसको 97,308 में प्लस करना है, वो इस रो की सैलरी बनेगी, ठीक है। सिमिलरली दूसरे केस में 4.17% ऑफ 61933 ये कैलकुलेट होगा, वो 61933 में ऐड होगा, वो रिवाइज सैलरी। तो ऐसे हर रो के लिए अब एक कैलकुलेशन है, दैट कैलकुलेशन इज डिफरेंट, फाइन, एंड दैट वी नीड टू डू व्हिच इज मोर रियलिस्टिक नाउ। तो सैलरी आफ्टर बोनस, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बात ये तो तय है कि पुरानी सैलरी में कुछ जोड़ेंगे तब जाके नई सैलरी आएगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। 1 लाख में कुछ जोड़ोगे तब जाके तो 1 लाख समथिंग कुछ बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो एक एडिशन करना है, जो भी इंक्रीमेंटेड काउंट आएगा, पर एडिशन तो सैलरी नहीं करना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है जिसमें पहला ऑपरेंड तो हमारी सैलरी ही है, ठीक है, तो सैलरी तो रहेगी। दूसरा ऑपरेंड आप सबको लॉजिकली पता है कि क्या है, दूसरा ऑपरेंड है दरअसल परसेंटेज ऑफ द सैलरी, जो भी, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन में बोनस परसेंटेज भी इन्वॉल्व होगा और सैलरी भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सामने दिख रहा है कि सैलरी का अगर परसेंटेज निकालना है तो सैलरी के साथ में गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या? गिवन परसेंटेज अपॉन 100, ऐसे ही होता है ना, ये तो आरडी का फॉर्मूला है। सही बात है कि नहीं अर्चित? हाँ, 80 का 10% निकालना है तो कैसे निकलेगा फॉर्मूला के हिसाब से? 80 का 10% ना, 80, हाँ बोले आगे, ये 80 है, इसका 10% आई नीड टू फाइंड यूजिंग मैथमेटिकल वे। 10% होता क्या ऐसे? 8 निकालना, कैसे आएगा 8? 50 गुणित 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बस 800 नहीं हो जाएगा, 8,000, फिर 8,000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो हो जाएगा 8, बराबर, यही तो फॉर्मूला है। हाँ, 10% जो निकाल रहे थे वो तो गया। तो ये जो तुम बोला कक्षा 8वीं पढ़ा था, इसलिए तो बोला, क्योंकि 8वीं पढ़ा बहुत टाइम हो गया ना, भूल गए, क्या कर सकते हैं अभी एबीसीडी पूछूंगा तो आएगी नहीं आएगी, और आएगी, ठीक। तो अगर निकालना है 80 का 10% तो सबसे पहले 80 तो आए, ये तो कंफर्म है, ठीक है। इसका 10% निकालना, ठीक है। फिर कितना परसेंट निकाल रहे हैं? 10%, तो लिखो 10/100, ये फॉर्मूला है। बस ऐसा करने से इसका 10% आ जाएगा। इसको अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो दिस विल गिव यू
this will give you 8, राइट। और वो बस जो भी आपका काउंट है उसको रिप्लेसमेंट करना है बराबर। तुम तुम्हारे केस में यहाँ पे देखो कि हम किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, सैलरी का। कितना परसेंटेज निकाल रहे हैं, बोनस परसेंटेज। बस वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, सैलरी गुणित परसेंटेज बटे 100, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस विल देन गिव यू द इंक्रीमेंटेड अमाउंट, ये आपको बढ़ा हुआ अमाउंट देगा, ठीक है, जो कि उस रो के सैलरी और परसेंटेज को यूज करते हुए कैलकुलेट हुआ। और वो बढ़ा हुआ अमाउंट जो है हमारी सैलरी के साथ में ऐड हो जाएगा, और वो ऐड अगर हो गया तो फिर वो उस रो के लिए किसका एलिमेंट बनेगा, सैलरी आफ्टर बोनस कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन के बाद आई विल गेट दिस, सैलरी इज स्टिल देयर 97,308, bonus is still there 6.945, but the revised salary for this employee is this, ठीक है। मतलब ये तकरीबन 97,000 का 7% है, ठीक है। तो 97,000 का 7%, 970 गुणित 7, 1% 970 होगा करीब, तो 970 into approximately 7, तो 7 9 या 63, तकरीबन 6,500 रुपए का इंक्रीमेंट देगा आपको। तो ये आप 97,000 में 6,500 तकरीबन बढ़ा के देखो तो आप 1,04,000 के दरमियान पहुंच जाओगे, फाइन। तो दिस इज द इंक्रीमेंटेड काउंट। वैसे ही 61,933 का 4.17% निकला, और वो ऐड हो गया 61,933 में, तो उसने मुझे दे दिया 64,515। तो कुल मिला के वी आर हैविंग नाउ अ न्यू कॉलम which is the revised salary for the month or for a batch which has been calculated using the existing two columns of the frame. One was salary and one was bonus percentage, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक और उदाहरण था, एक और तरीका था कि आप जो है नए कॉलम्स डेटा फ्रेम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और उनको क्रिएट करने के लिए एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को वी कैन यूज, ठीक है अमलेश भाई। चलो, व्हाट इज दिस नाउ, ड्रॉपिंग अ कॉलम और कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। तो भाई ठीक है, नए कॉलम्स तुमने बना लिए, ठीक है। अब नए कॉलम्स बनाने के साथ साथ में मान लो कि हो सकता है कि पुराने कॉलम की आवश्यकता नहीं है किसी भी सिचुएशन में। पुराने एग्जांपल को तो लेके शायद मैं यहाँ नहीं आया हूँ, कोई बात नहीं, पर अगर पिछले एग्जांपल में अगर तुम बोल देते सपोज कि सर वो रिवाइज सैलरी आ गया है तो अब सैलरी नहीं चाहिए, उसको हटाना है, तो हटाना है का मतलब क्या है, उसके लिए टेक्निकल वर्ड इज ड्रॉप करना, ठीक है। तो वी कैन ड्रॉप दी कॉलम्स एज वेल फ्रॉम अ डेटा फ्रेम इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर वो नहीं चाहिए तो, ठीक। तो ये तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके पहले जो मैंने सबसेट्स निकालना बताया था उसमें भी हम यही काम करके आए, याद करो, डेटा फ्रेम का नाम और फिर उसके बाद में एक लिस्ट जिसमें वो सारे कॉलम्स जो चाहिए उसको अगर उसी डेटा फ्रेम के नाम के साथ इक्वेट कर दोगे तो वैसा बन जाएगा। नहीं, एक तरीका है वो भी कर देगा, तो भूल गए हो शायद। सबसेट निकालने की कहानी जब शुरू हुई थी, जब याद है क्या किया था, क्या बोला था मैंने, आज की डेट में मैंने रिवाइज किया था ना, सिलेक्टिंग सबसेट। ये क्या था, ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम का नाम विच नीड्स टू बी टेकन, जो लेना है, ठीक है। तो यहां से सिर्फ टीम नाम का कॉलम निकला और आपने टीम नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक की बजाय, आपके डेटा फ्रेम में टोटल कितने कॉलम्स हैं, मान लो इसमें है 7, ठीक है, 7 में से अगर एक हटाना है तो यहाँ पर मैं इसके बाद वाला प्रोग्राम देखो, कितने कॉलम्स लिए मैंने इसमें, 2, ठीक है। वो 2 कौन से हैं, फर्स्ट नेम एंड टीम, उसको यूज करते हुए मैंने क्या फ्रेम बनाया है, फ्रेम 1। अगर सपोज मैंने इस स्टेटमेंट में यहाँ पे 2 की बजाय लिख दिए होते 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रेम 1 लिखने के बजाय अपने ही डेटा फ्रेम का नाम फिर से दे दिया होता डीएफ, तो डीएफ बराबर डीएफ ऑफ ऑल दोस कॉलम्स दैट आई वांट, तो क्या होता, मेरा एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम बदल जाता और जो नहीं चाहिए वो हट जाता। तो दिस इज आल्सो अ वे यूजिंग व्हिच यू कैन ड्रॉप द अनवांटेड कॉलम्स। आप इस तरीके से भी अनवांटेड कॉलम्स को ड्रॉप कर सकते हैं। ये तो हमने यहाँ नया फ्रेम बना लिया था, फ्रेम बन करके, जरूरी नहीं है ऐसा करें, हम हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेम को भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू आवर प्रोग्राम नाउ which is having a specific way of doing this dropping दरअसल, ठीक है। तो पंडास इंपोर्ट किया, employees.csv रीड किया, गोइंग अहेड देन
इसके बाद में df के बाद में एक मेथड इन्वोक करी, दैट मेथड दिस टाइम इज व्हाट, ड्रॉप। तो डेटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप। ड्रॉप के बाद में आपको देना है, वैसे आप देते हो एक आर्ग्यूमेंट यूजुअली, सेकंड आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल दो, फाइन, बट सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है जो होता है एक्सिस के लिए। एक आर्ग्यूमेंट अगर दिया है और एक्सिस अगर यहाँ पे 1 दिया है, वैसे एक्सिस इक्वल्स टू 1 स्टैंड्स फॉर कॉलम, ठीक है, एक्सिस इक्वल्स टू 1 इज फॉर कॉलम, राइट। तो ये ओवरऑल टोटलिटी में ये बता रहा है कि मैं इस डेटा फ्रेम से डीएफ से ये दो कॉलम जो कि पहले आर्ग्यूमेंट की, पहले पैरामीटर की लिस्ट के अंदर इन्वॉल्व है, सीनियर मैनेजमेंट एंड स्टार्ट डेट, इनको करना चाहता हूं ड्रॉप, ठीक है। जैसे ही ये काम मैंने किया, इसके बाद मैंने डेटा फ्रेम को प्रिंट किया कि देखूं आखिर ऐसा करने के बाद में क्या रिजल्ट आता है, डेटा फ्रेम में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आए, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत साफ साफ ही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। डेटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप, अ ब्रैकेट, उसमें अ लिस्ट ऑफ दोस कॉलम्स जिनको आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। कॉलम्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप एक्सिस पढ़ रहे हो, एक्सिस इज 1 सेंस, फाइन। तो आई एग्जीक्यूटेड दिस, ध्यान देना रिजल्ट पे क्या ड्रॉप किया था वैसे हमने, बाय द वे सीनियर मैनेजमेंट और स्टार्ट डेट, क्या वो ड्रॉप हो गया क्या? अरे नीचे देखो, सबसे नीचे वाली फ्रेम में रिजल्ट अपनी है, स्टार्ट डेट भी दिख रहा है और सीनियर मैनेजमेंट भी दिख रहा है। टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 के 7 कॉलम्स अभी भी आ गए हैं, मतलब ये ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि एरर नहीं आई, लेकिन हमारे डेटा फ्रेम में कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? न्यू क्रिएट हो गया, लेकिन वो न्यू क्रिएट हो गया, हमने कहीं उसको कैच किया क्या? नहीं किया, दैट इज द इशू, ठीक है। इशू ये है कि df डॉट ड्रॉप जो है, इट वाज ड्रॉपिंग द डेटा फ्रेम्स कॉलम्स, बट देन वो डेटा फ्रेम में, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई बदलाव नहीं कर, वो ये बोल रहा है कि ये मेथड जो है आपके इस डेटा फ्रेम में ये चेंजेस करके एक नया फ्रेम आपको रिटर्न कर देगा, उसको तुम पकड़ लो, कहीं पे होल्ड कर लो और उसको यूज कर लो। लेकिन आपने चूंकि उसको कैच नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया, इसलिए आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में उसका कोई इंप्रेशन, रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो यार अब ऐसी बात है तो अगला स्टेटमेंट ले लेते हैं, उसमें ये काम हमने कर लिया। क्या किया हमने? df1 करके एक नाम लिया है, उसी को प्रिंट करवा रहा हूं नीचे ना, इंस्टेड ऑफ df, फाइन। हमने क्या किया, पूरा ऑपरेशन वही ऊपर वाला, दो कॉलम्स को ड्रॉप कर रहे हैं, इंडेक्स बराबर 1 ले लिया है, df के साथ में ड्रॉप को कॉल किया है, मतलब डेटा फ्रेम df को यूज करना है, और रिजल्ट कैच कर रहा हूं किसमें? df1 में, और df1 को फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूं हेड के साथ, वैल्यू 5 के साथ, ठीक है। इस बार एग्जीक्यूट किया तो दैट रिसीव्ड ऑब्जेक्ट, द चेंज्ड ऑब्जेक्ट इज df1 which got printed, and I observed that this time that start date and senior management were actually dropped, ठीक है, वो ड्रॉप हो गए, बचे 5 कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ गए। तो ड्रॉप मेथड बेसिकली provides the output, वो आउटपुट यू हैव टू कैच समवेयर, अभी तक जो कहानी में सीखा वो, फाइन। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं, मुझे तो एक्चुअल जो डेटा फ्रेम जिसमें मैं काम कर रहा हूं, मुझे उसी को बदलना है, आई वांट टू चेंज माय फ्रेम इटसेल्फ, मैं इसे दूसरे फ्रेम में स्टोर नहीं कराना चाहता, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि वहां df1 लिखने की बजाय df लिख दूं, ठीक है। तो मतलब आया हुआ रिजल्ट जो है वो df नाम से स्टोर हो जाए, तो जो पुरानी df की वैल्यू थी वो उससे ओवरलैप हो जाएगी, नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वन वे इज दैट, अदर वे इज दिस, look at this statement, df dot drop, now I'm not catching it, है ना, on any object, df dot drop, पहला आर्ग्यूमेंट कौन से कॉलम्स ड्रॉप करने हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट कॉलम वाइज करना है एग्जीक्यूशन, तीसरा आर्ग्यूमेंट अब अपना रोल प्ले करेगा जो है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब इन प्लेस का मतलब ये होता है कि जिस डेटा फ्रेम के जरिए आप ये ड्रॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उसी डेटा प्लेस की जगह पर नए डेटा प्लेस को ले आए क्या? तो आपने बोल दिया हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी होती है फॉल्स, इसलिए ये पहले काम नहीं कर रहा था जब हमने इसको नहीं दिया, ठीक है। तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू बताता है कि जो भी आपका डेटा फ्रेम है, जिसके थ्रू आप ड्रॉप कॉल कर रहे हो, उसी डेटा फ्रेम में आप जो है चेंजेस करना चाहते हैं, वेरी गुड।
फाइन। तो इसलिए इस सिचुएशन में अब मैं डीएफ को ही डिस्प्ले कर रहा हूं, क्योंकि डीएफ में ही मेरे पास रिजल्ट जो है वो रिफ्लेक्शंस आएंगे। एंड आई एग्जीक्यूटेड दिस एंड आई ऑब्जर्व दैट कि अच्छा हाँ हो गया, डीएफ बदल गया, उसके दो कॉलम्स जो है वो ड्रॉप हो गए और ये बदली हुई फ्रेम जो है वो हमारे पास है। तो जैसी सिचुएशन, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा यूज, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ड्रॉप मेथड को यूज कर सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब क्या बोल रहे हैं, ड्रॉपिंग कॉलम और कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग इंडेक्स नंबर। मतलब जो है आप अभी आप ड्रॉप कर रहे थे, उस ड्रॉप में जरूरी नहीं है कि आप कॉलम्स के नाम ही लिखें। पहले आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें परिवर्तन दिखेगा आपको प्रोग्राम में। देखो पहला आर्ग्यूमेंट आपने क्या दिया था ड्रॉप के साथ में, यहाँ पे कॉलम्स के नाम, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉलम्स के नाम देने के बजाय मैंने कोई दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है। वो बताएगा तो वही कौन से कॉलम्स ड्रॉप करने हैं, क्योंकि उसके बाद के दो पैरामीटर तो बता ही रहे हैं। एक्सिस इक्वल्स टू 1, आई वांट टू डू दी प्रोसेसिंग कॉलम वाइज, in place equals to true, the data frame through which you are calling drop will be changed, ठीक है, वही अपडेट हो जाएगा। बट ये बस ये पहली चीज हमें समझनी है कि वो क्या है। इसको समझने के लिए इंस्टेड ड्रॉपिंग लेट्स डू दिस थिंग। सबसे पहले ऊपर वाले दो प्रिंट देख लो। आपने सीएसवी फाइल रीड कर ली, वो डीएफ के साथ आके मैप हो गई। इसके बाद के दो स्टेटमेंट देखो। डीएफ के साथ में किसी भी डेटा फ्रेम के साथ में अगर आप कॉलम्स एट्रीब्यूट को कॉल करते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो प्रोग्राम के डिस्प्ले में आपको दिखेगा, ठीक है। और कॉलम्स के साथ में भी मैंने यहाँ पर देखो उसके ब्रैकेट्स के अंदर मैंने स्पेसिफिक इंडाइसेस दे दिए या मैंने कुछ वैल्यूज पास ऑन कर दी, तो उसका मतलब क्या होता है वो मुझे पता चले, ठीक है। तो आई वेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस, आई गॉट दिस रिजल्ट। ध्यान से देखो, सबसे पहले डीएफ डॉट कॉलम्स, एक डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स, ये एट्रीब्यूट जो है ये दरअसल देखे हैं तो इस तरह का एक कंटेंट जो है मुझे दे रहा है, ठीक है। अब इस तरह का कंटेंट मतलब ठीक है, तुम इसको ऐसा अज्यूम करो कि दिस इज अ लिस्ट दैट कंटेन्स द नेम्स ऑफ ऑल द कॉलम्स, ठीक है। तो डेटा फ्रेम के जितने कॉलम्स के नाम थे वो सब इसके अंदर, जेंडर, स्टार्ट डेट, दिस दैट, ठीक है, सातों नाम आ गए। इन सातों नाम के ऊपर फिर मैंने क्या करा कि उस ये df डॉट कॉलम्स के साथ में अगर मान लो कि मैं ब्रैकेट्स लगा के एक लिस्ट पास ऑन कर दूं, ब्रैकेट लगा के एक लिस्ट पास ऑन कर दूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं कॉलम एट्रीब्यूट में रखी हुई सारी वैल्यूज नहीं बुलाना चाह रहा हूं या एक्सेस करना चाह रहा हूं। इंडेक्स 1 और इंडेक्स 4 की जो वैल्यूज हैं वो बुलाना चाह रहा हूं। तो इंडेक्स 1 एंड 4, ध्यान से देखो, इंडेक्स 1 मतलब ये 0 से स्टार्ट करो, स्टार्ट डेट, तो वो यहां पे तुम्हें मिल गई, ये ठीक है। और इंडेक्स 4 मतलब ये सीनियर मैनेजमेंट, वो तुम्हें यहां पर मिल गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग अ कंटेनर, बट पहले केस में आपने डीएफ डॉट कॉलम्स लिखा तो आपके पास सारे कॉलम्स के नाम आ गए। अगले केस में आपने डीएफ डॉट कॉलम्स के साथ में एक लिस्ट पास कर दी एज अ पैरामीटर, तो आपके पास में उस लिस्ट में दिए हुए इंडाइसेस वाले ही नाम आए केवल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एट्रीब्यूट का, ये जो मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है ये वाला, इस एट्रीब्यूट का यूज करने वाला हूं ड्रॉप के साथ में एज फर्स्ट पैरामीटर। मतलब ड्रॉप के साथ में ये df डॉट कॉलम्स विद 1 एंड 4 ये लेने वाला। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम कौन से कॉलम्स ड्रॉप करें जो ये एट्रीब्यूट लेके आ रहा है। तो 1 एंड 4 मतलब वही स्टार्ट डेट एंड सीनियर मैनेजमेंट। तो जो पिछले प्रोग्राम में हुआ था वो यहाँ भी होगा, बट ये एक और तरीका है कॉलम्स का नाम देने का। इस तरीके से भी कॉलम्स का नाम दिया जा सकता है। फाइन। कहाँ पे? हाँ ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, दिस इज अ लिस्ट। डीएफ डॉट कॉलम्स में जो एट्रीब्यूट है, अगर उसको डायरेक्ट कॉल करेगा जैसे ऊपर वाले प्रिंट में किया है, तो वो हमें पूरा स्ट्रक्चर लाके देगा, पूरा कंटेनर लाके देगा जिसमें सारे नाम है। पर उसका भी अगर कोई सबसेट चाहिए इंडेक्स वाइज, तो उसके साथ में फिर मुझे एज पैरामीटर एक लिस्ट पास ऑन करनी पड़ेगी जिसमें इंडाइसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लें कि 25 कॉलम है, अब 25 कॉलम में देखो बताइए, देखो कॉलम नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरीके से इन सारे कॉलम्स को ड्रॉप करना है सपोज, फाइन। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच एंड एवरी नेम कि पहले कॉलम का नाम फिर दूसरे कॉलम का नाम, अभी तक तो नाम आसान भी दिख रहा है, हो सकता है कोई ऐसा डेटा फ्रेम हो, डेटाबेस इस तरह का हो जिसमें कॉलम के नाम भी बड़े बड़े, तो फिर उस केस में आप जो है एक एक नाम लिखने की बजाय आप इस एट्रीब्यूट को यूज करो विद द करस्पॉन्डिंग इंडाइसेस, आपका वही काम फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल वही होगा जो पिछले प्रोग्राम का रिजल्ट है। हियर इट इज, दोस टू कॉलम्स गॉट ड्रॉप जो हमने वहां पर कॉलम्स एट्रीब्यूट से फेच किए, ठीक है। गॉट दिस।
बता कमलेश। नेक्स्ट है फर्स्ट जो है ना कॉलम वन नेक्स्ट पे स्टार्ट में है नेक्स्ट स्टार्टिंग अगर उसके बाद वन डाल देगा तो नेक्स्ट लिखना है स्टार्टिंग में आ जाएगा। यहाँ पे पहली कॉलम क्या लिख रही है? फर्स्ट। वैसे क्या होनी चाहिए डेटा फ्रेम जो डिस्प्ले में नॉर्मली आती है? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, मेरा ध्यान से तो वो इंडेक्स वैल्यू हमें यहाँ क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि हमने सिस्टम को उस समय डेटा फ्रेम को लोड करते हुए बोला है कि मैं इसे डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता हूँ, मेरे लिए इस डेटा फ्रेम में जो इंडेक्स कॉलम है वो इस डेटा फ्रेम का पहला कॉलम, ठीक है? कोई बात नहीं। चलो, what is this now? Dropping column or columns from a data frame using location. तो एक और तरीका कुल मिला के, one more way of dropping the columns. फटाफट निपटाते हैं इसको। Employees rate किया, employees CSV, इसके बाद में ये तो फिर हमें पता ही है PDF डॉट कॉलम जो है सारे कॉलम्स के नाम लेके आएगा। ये जस्ट एक चेक है सिर्फ कि ऊपर लिखा हुआ रहेगा तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये ड्रॉप है, इसलिए उसको प्रिंट करवाना, नथिंग एल्स। और DF डॉट ILOC, ये पिछली बार में बताया था मैंने, ILOC जो है वो इंडेक्स लोकेशंस होते हैं। कॉमा के पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब रो वाइज मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? कॉमा के बाद में जो लिखा है 1 2 3, ये किसके लिए है? कॉलम्स के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें 1 से लेकर 3 तक के इंडाइसेस मैंने इन्वॉल्व कर दिए। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आई विल फाइंड दैट कि few columns here also got dropped. So what are those columns with index 1 and 4? अरे ये तुम्हारे वो है, यहाँ देखो, ये तुम्हारे सारे कॉलम है, इसलिए इनको डिस्प्ले करवाया, ठीक है? इसमें इंडेक्स 1 कहाँ है? ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो इंडेक्स 1 गॉट ड्रॉप्ड, ठीक है? ये क्या कौन सा इंडेक्स है? 2, ठीक है? ये दिख रहा है क्या नीचे फ्रेम में? नहीं दिख रहा, तो 1 भी ड्रॉप हुआ है, 2 भी ड्रॉप हुआ है। देन दिस इज बोनस परसेंटेज, ये है कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि ये ड्रॉप नहीं हुआ, राइट? तो इसका मतलब ये है कि इट इज वर्किंग दैट वे, 1 2 3 बी एक्सक्लूडेड, ठीक है? 1 and 2 they got dropped, इसलिए ऊपर कहा है you can drop the columns from a data frame using the location or the indices as well. पिछला वाला मेथड में क्या था कि हम स्पेसिफिकली इंडेक्स के नाम लिख रहे थे, रेंज नहीं दे रहे थे, है ना? अगर 50 कॉलम है तो कॉलम नंबर 26 से लेकर कॉलम नंबर 50 तक सबको ड्रॉप करना है, तो फिर उसमें क्या करेंगे? 26 27 28 29 30 ऐसा क्यों लिखेंगे? बेहतर है कि ऐसा तरीका मिल जाए इसमें ये लिख दूं कि कॉलम नंबर 26 से 50 ड्रॉप, तो उस केस में आई यूज दिस वे, DF डॉट ILOC के साथ में रेंज दे दी, तो वो है पहला पैरामीटर ऑफ ड्रॉप, और वो उन कॉलम्स को, उस रेंज ऑफ कॉलम्स को ड्रॉप कर देगा, ठीक है? तो ड्रॉपिंग में भी 3 मैकेनिज्म देख लिए, एक इसमें आप जो स्पेसिफिक कॉलम के नाम दे रहे थे, एक आप कस्टमाइज इंडाइसेस की वैल्यूज दे रहे थे कॉलम एट्रीब्यूट के अंदर से निकालने के बाद, और तीसरा ये लोकेशन, ठीक है? फाइन। अब हम जा रहे हैं फॉर ड्रॉपिंग द रोज इंस्टेड ऑफ कॉलम्स, ठीक है? फ्रेम तो है, कॉलम्स ड्रॉप करना सिखा ही दिया है, रोज पे भी, रोज जो है उनमें फिल्टर लगा दो, ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप पहली बार जो क्वेरी वगैरह हमने लगाई थी उससे अलग है, क्योंकि हम जो पहले क्वेरी लगा गई थी कंडीशनल क्वेरीज थी, याद करो, याद है? कंडीशनल क्वेरी लगाई थी ना पिछली बार, सैलरी 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो ऐसा हो जाए, बोनस परसेंटेज ये हो तो ये हो जाए, तो वो कंडीशनल क्वेरीज थी जो आपको उसी डेटा फ्रेम में से कुछ रिकॉर्ड्स निकाल के बाहर देती। अभी हम क्या बोल रहे हैं? अभी हम ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडाइसेस, ठीक है? जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल देखो, चलो छोड़ो, पर पहले वाली चीजें याद नहीं करते हैं, वो आप रिवाइज कर लेना उसको। ये क्या कर रहा है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप के साथ में लिख दिया 0। अभी ना एक्सेस की वैल्यू नहीं लिखी, वैसे लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर एक्सेस इक्वल्स टू 0, एक्सेस इक्वल्स टू 0 इज फॉर रो, ठीक है? पर नहीं भी लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एक्सेस इज 0, ठीक है? तो यहाँ पर ड्रॉप 0 मतलब कि इट विल वर्क रो वाइज, एंड दरअसल यू आर ट्राइंग टू ड्रॉप वेरी फर्स्ट
रो ऑफ द डेटा फ्रेम, फर्स्ट रो। क्यों? क्योंकि इंडेक्स क्या लिया है आपने? 0। ठीक है, सर ये कॉलम क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एक्सेस नहीं लिया है और एक्सेस की वैल्यू क्या है? 0 डिफॉल्ट, दैट्स ऑल, राइट। और कॉलम ले भी रहे थे तो कॉलम के केस में हमें फर्स्ट पैरामीटर में कॉलम देने का तरीका वाज डिफरेंट। आप याद करो, लिस्ट दे रहे थे, उसके अंदर हम लोग उस चीज में वैल्यू दे रहे थे, ठीक है। एक्सेस वाज 1 इवन, एक्सेस की वैल्यू 1 थी उसके। फिर एनीवेज इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने पे आई गॉट दिस। ध्यान दो, पहला रिकॉर्ड इसके लिए था, ठीक है। यहां पर वो रिकॉर्ड नहीं, फर्स्ट रिकॉर्ड चेक द नेम, second record was this name which is here as our first record now, fine। तो first row got dropped, इस तरीके से आपने पहली रो ड्रॉप कर दी। तो ड्रॉप मेथड इज यूज्ड फॉर ड्रॉपिंग रोज एज वेल विद एक्सेस की वैल्यू 0। अब इसी के कुछ ऑप्शंस और हमें यहाँ दिए हुए हैं, वो ऑप्शंस यहाँ लिखते चले जाओ, ठीक है। डेटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप, ड्रॉप के बाद में अब आपने बोला एक नहीं मल्टीपल रोज एक साथ ड्रॉप करनी, तो मल्टीपल एक साथ ड्रॉप करनी है तो फिर एक लिस्ट देनी पड़ेगी एज अ पैरामीटर, फाइन। तो वो लिस्ट दी, लिस्ट के अंदर आपने तमाम वैल्यूज लिख दी। एक्सेस की वैल्यू अभी भी यहाँ नहीं दी है, मतलब एक्सेस डिफॉल्ट इज 0। तो एक्सेस डिफॉल्ट इज 0 मतलब यू आर ट्राइंग टू ड्रॉप रोज, फाइन। तो दैट्स व्हाई यू गेटिंग 0 10। और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसमें ध्यान देना, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, मतलब मैं 10 रिकॉर्ड ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 1000, ठीक है। तो मैं एक साथ तो शायद इसको वहां पर चेक नहीं कर पाऊंगा कि वो ड्रॉप हुए कि नहीं हुए, टोटल काउंट पे नजर रखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करवाने के बाद में नीचे जो हमारे पास समरी आ रही है उसमें ध्यान दो कितनी रोज हैं, 990 990, मतलब दोस 10 रोज गॉट ड्रॉप, ठीक है। वो 10 रो जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो गई है, ठीक है। तो दिस वे यू कैन ड्रॉप दी rows by giving the custom indices as well। और ये जो है यहाँ लिख भी दिया है मैंने, हालांकि सेम रिजल्ट एज अबव, क्योंकि इसमें और उसमें पिछले वाले में कोई अंतर नहीं है, एक्सेप्ट पासिंग द सेकंड पैरामीटर व्हिच इज एक्सेस एंड इट्स वैल्यू इज 0, राइट। पर हमने बोला ही था कि एक्सेस नहीं भी दिया है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। तो इंटरप्रेटर को समझ में आता है कि यहाँ पर दरअसल आप एक्सेस की ही बात कर रहे हैं। तो पिछला केस और ये केस जो है वो दोनों आइडेंटिकल हैं, एक्सेस की वैल्यू नहीं दी है तो एक्सेस की वैल्यू 0 ही मान के चलेगा इंटरप्रेटर, ठीक है। एंड देन कम्स दिस, आपने बोला यार वो पहले पैरामीटर में रेंज दूंगा पूरी, तो रेंज में आपने लिख दिया 0 से लेकर 500, ठीक है। अब रेंज 0 से 500 इंक्लूड दी वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 499, फाइन। तो 0 से 499 मतलब 500 रिकॉर्ड्स, तो 500 रिकॉर्ड्स एक साथ तुम ड्रॉप करने की बात कर रहे हो, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ में तुम पिछले 3 ऑपरेशन से इसको कंपेयर करो, तो पिछले 3 ऑपरेशन में ध्यान देना, ठीक, इसके ऊपर वाले को देखो, पिछले 3 ऑपरेशन में जो भी आप परफॉर्म कर रहे थे उसके रिजल्ट को आप वापस से फेच कर रहे थे सेम डेटा फ्रेम, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप ऑफ समथिंग। तो df डॉट ड्रॉप जो भी चेंज कर रहा था वो वापस आप df में कैच कर रहे थे। इस बार मैंने बोला यार इतना क्यों लिख रहा हूँ, इसका एक अल्टरनेट क्या है? इन प्लेस, ठीक है। तो ऐसा लिखने की बजाय इन प्लेस बराबर 2 भी लिख सकते हैं। तो df डॉट ड्रॉप विद सम ड्रॉपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। एक्सेस बराबर 0 नहीं भी देते तो भी चलता क्योंकि शून्य ही है डिफॉल्ट वैल्यू। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू अश्योर्स दैट कि जिस डेटा फ्रेम के जरिए ड्रॉप कॉल हो रहा है उसी डेटा फ्रेम में बदलाव करना है, राइट। तो इसीलिए जब इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन के बाद में नीचे समरी देखो कितने रूल्स बचे? 5 गॉट इट। तो आप कॉलम्स के साथ साथ में रोज को भी ड्रॉप कर सकते हैं इंडाइसेस को यूज करते हुए। और अगर सवाल अगला ये आ रहा है कि ये तो तुम इंडेक्स को यूज कर रहे हो, इंडेक्स वैल्यू तुम कस्टम दे रहे हो, इंडेक्स वैल्यू एक साथ दे रहे हो, रेंज दी, अलग अलग वैल्यूज दी, पर ऐसा हो कि मुझे ड्रॉप करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, मार्केटिंग वाले ड्रॉप कर दो, है ना, या फिर जिनके बोनस परसेंटेज 10 से ज्यादा है उनको ड्रॉप कर दो, जिनकी सैलरी 50,000 से कम है उनको ड्रॉप कर दो। तो फिर वो हमने पहले किया ही था, वो जो आप क्वेरीज चलाते थे उन्हीं के रिजल्ट्स आप वापस से आपकी डेटा फ्रेम में एक्सेस कर लीजिए तो आपकी परिवर्तित डेटा फ्रेम आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसी को कहा जाएगा ड्रॉपिंग दोस रोज एंड ड्रॉपिंग द रोज ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस, ठीक है। गेटिंग इट? हाँ बोलो। सर इसमें देखिए जो इनप्लेस वाला कंडीशन है, पहला तो ये कि कंट्रोलर को कंडीशन हो गया इनप्लेस, राइट। अगर गलत
नहीं बोलो, आपको बोलो। और उसके बाद सर इसमें एक्सेस जीरो भी जरूरी है, डिफॉल्ट इन प्लेस के साथ। नहीं, मैंने बोला तो सही, उन दोनों का पहली बात तो उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, दे आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स। x इज इक्वल टू 0 देना आवश्यक नहीं है अगर आप रो ऑपरेशन भी कर रहे हैं, वो डिफॉल्ट वैल्यू है, तो यहाँ नहीं भी दूंगा तो भी चलेगा, तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, ठीक है। और इनप्लेस इक्वल्स टू ट्रू मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हो अगर तुम उसको इस तरीके से देख रहे हो कि नया डेटा फ्रेम क्यों बनाऊं, जबरदस्ती एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, जगह खाएगा, इसी को बदलूं और इसी के हिसाब से आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। ठीक है, एक एक्सटेंट तक ऐसा सोच सकते हैं, पर इसका एक उल्टा व्यू भी है, वो ये है कि जब आप किसी सेंसिटिव प्रोग्राम में हैं जहां पे आप आपके एक्चुअल डेटा फ्रेम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये इंफॉर्मेशन तो इंटैक्ट रहे, जो इसमें चेंजेस कर रहा हूँ वो चेंजेस में कहीं और होल्ड कर लूं और उसके बाद में प्रोग्राम में आगे बढ़ जाऊं, तो इन दैट सिचुएशन फिर आपको नया ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, वो ज्यादा सूटेबल है उस सिचुएशन के लिए। तो हर बार ऐसा बोलना कि नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है बड़ी खुशी की बात है, यही होना चाहिए, तो ऐसा गलत है। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन व्हिच वी आर, फाइन। तो होल्डिंग द प्रीवियस डेटा फ्रेम जो अभी है एग्जिस्टिंग, वो कितना इंपॉर्टेंट है उस पर डिपेंड करता है कि हम ये बदलाव उसी फ्रेम में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मेरे भाई, इसको देख लो एक बार, क्या लिखा है। ये वो समझा दिया है जो पीछे बोल रहा था मेरे को, कि अगर मान लो कि तुमको रोज को कंडीशनल बेसिस पे ड्रॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो मैं बोल बोल के बता रहा था वही चीज यहाँ पर मैंने कर दी, ठीक है। डेटा फ्रेम लोड किया, डेटा फ्रेम लोड करने के बाद में ये तो तुम जानते ही हो यहाँ पर मतलब तरीका डिफरेंट यूज किया है, वहां पे जो मैं बोल रहा था वो तो एक तरीका है ही, उसके अलावा एक और काम किया है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये जो आपको मैंने बोला था ये वो चीज नहीं है, दैट इज डिफरेंट। व्हाट इज दिस बाय द वे, चलो मैं इसको ऐसे, ये क्या है दोस्त, सीरीज, अ सीरीज ऑफ लेंथ 1000 जिसके अंदर सारी सैलरी वैल्यूज कंटेन है, बराबर। जब ये कंडीशन चेक होगी विद इन दिस ब्रैकेट, एक सीरीज ऑफ बुलियन वैल्यूज जनरेट होगी, ट्रू फॉल्स करके, जो भी मतलब है, जहां जहां कंडीशन सेटिस्फाई होगी ट्रू एल्स फॉल्स। ये क्या है अगला स्टेप, डेटा फ्रेम दिस इज द डेटा फ्रेम ओवरऑल, ठीक है, जो कि उन बुलियन वैल्यूज में जहां जहां ट्रू है उसके करस्पॉन्डिंग वो रोज लेकर आएगा। तो इतना हाईलाइटेड पोर्शन की अगर बात करूं तो ये हाईलाइटेड पोर्शन दरअसल हमारे डेटा फ्रेम का सबसेट है जिसमें सैलरी जो है 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद हमने बोला कि यार डॉट इंडेक्स, तो इतना तो समझ जाओ, तुम्हें अगर समझ में आ रहा है कि वो हाईलाइटेड चीज अगर एक डेटा फ्रेम है तो एक डेटा फ्रेम के साथ में इंडेक्स एट्रीब्यूट भी होता है, ठीक है। वो इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या लेके आता है, इंडेक्स एट्रीब्यूट लेके आएगा इंडाइजेस की वैल्यू, ठीक है। क्या लेके आएगा, इंडाइजेस की वैल्यू लेके आएगा। कौन सी इंडाइजेस की वैल्यू लेके आएगा, जो भी वहां पर पहले वाले केस में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको एक बार, मैं एक काम करता हूं, अभी इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे इसको हाइड करके हम केवल इतना पोर्शन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ध्यान देना, जो बोला उसको चेक कर रहे हैं, बस उसी को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से इतनी हमारी पढ़ाई है, ये बूलियन है और ये दरअसल उस बूलियन के आधार पर निकलने वाला एक डेटा फ्रेम है जिसमें सैलरी सारी 1 लाख से ज्यादा वाली आने वाली, ठीक। तो ये ड्रॉप इंडेक्स नाम थोड़ा इररिलेवेंट हो गया है, बट ड्रॉप इंडेक्स इज गोइंग टू बी अ डेटा फ्रेम, राइट। उसको भी प्रिंटेड है और इसका रिजल्ट मैं देख लूं कि क्या आ रहा है। तो 409 रिकॉर्ड्स आए हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि आप पाएंगे कि सैलरी सभी में जो है वो है 1 लाख प्लस, क्योंकि यही कंडीशन हमने लगाई, ठीक है। इसके साथ साथ में इंडाइसेस पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पर पहला जो रिकॉर्ड आया था उसका इंडेक्स क्या था 2, दूसरा रिकॉर्ड इंडेक्स 3,
4 5, बट ये सीक्वेंशियल नहीं, ठीक है। इसके बाद आ गया 9 के बाद में नीचे देखो 990 91 92 95 99। इसका मतलब ये हो गया कि ये दरअसल इंडाइसेस, वो इंडाइसेस हैं जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स के इंडाइसेस, बाकी सब ड्रॉप हो गए, बाकी सब हमने सिलेक्ट नहीं किए, ऐसा बोलो, हमने इनको सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो इस वाली फ्रेम के साथ में जहां सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, 409 रिकॉर्ड एसोसिएटेड हैं, और वो 409 रिकॉर्ड्स के अपने अपने इंडेक्स भी हैं, ठीक। अगर मान लो कि मुझे ये जो इंडेक्स है 2 3 4 5 9 और जो भी है आगे, इन सब इंडेक्सेस को पकड़ के डिस्प्ले करवाना है कि वो इंडेक्स बताओ जहां पर सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, तो फिर वो कैसे आएगा। तो इस वाले डेटा फ्रेम का इंडेक्स एट्रीब्यूट अगर मैं डिस्प्ले करूं तो शायद वहां से मुझे मेरा जवाब मिलेगा, ठीक है। मतलब अब मैं क्या करूंगा, अगली स्टेप पे जा रहा हूं, मैं इस डेटा फ्रेम को डिस्प्ले नहीं करूंगा, मैं इसके इंडेक्स एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करूंगा, एंड आई विल सी व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम देयर। फाइन, तो मैंने क्या किया, अब मैं आया अगली स्टेप पे, इसको करो हाइड, इसको करो ओपन, एंड अगेन आई एम प्रिंटिंग ड्रॉप अंडरस्कोर इंडेक्स। तो हमारे डेटा फ्रेम में जिसमें कि वो रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, 409 रिकॉर्ड का इंडेक्स एट्रीब्यूट हम ड्रॉप इंडेक्स में स्टोर करके उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने चलाया इसको, एंड आई हैव गॉट, लुक एट दिस, I've got all the indices where those records are there, ठीक है। मैंने डेटा फ्रेम प्रिंट नहीं करवाया, उसका इंडेक्स एट्रीब्यूट प्रिंट करवाया, तो वही आ रहा है ऊपर देखो, 2 3 4 5 9, फिर उसका शायद 11 है, 13 है, 17 है, 18 है, 977 आ गया, फिर 979 81 83 87 90। तो वो सारी पोजीशंस जहां पर सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है। ये हुआ हमारा अगला पड़ाव। तो अब आप ये समझ गए हो कि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन पे ड्रॉप अंडरस्कोर इंडेक्स के पास में कंटेनर है, उस कंटेनर में वो सारी इंडाइसेस हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। और अब मैं बोलूंगा कि मुझे रिक्वायरमेंट को शुरू से कोट कर रहे हैं। हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, वो डेटा फ्रेम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1000। मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स ड्रॉप करने हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, ड्रॉप करना है, ठीक है। मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स ड्रॉप करने हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। तो बेटा दिमाग में थोड़ा दौड़ाओ, जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 409। अगर उन 409 रिकॉर्ड्स के इंडेक्स पता चल जाए तो उसको ड्रॉप मेथड के साथ में पास कर दूं तो ड्रॉप हो जाए। तो बस इसके पहले आपने इंडेक्स तो निकालेंगे। तो अब मैं लेके आया ड्रॉप मेथड को पिक्चर में, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, और उसका पहला पैरामीटर क्या है, ड्रॉप अंडरस्कोर इंडेक्स, जो आपने भी पीछे कैलकुलेट किया। तो ड्रॉप अंडरस्कोर इंडेक्स के पास में वो 409 इंडाइसेस हैं, वो हमने ड्रॉप को दे दिए और बोल दिया कि यार इनको ड्रॉप करो, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। आपके एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंज हो गया, एक्सेस बराबर 0। आप रो वाइज काम करने जा रहे हैं, और इसके बाद में आपने आपकी डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो 409 हजार में से 409 गए 591, तो आ गया यहाँ पर 591 रोज का एक डेटा फ्रेम। सैलरी पे ध्यान दो, सारी सैलरी वो मिलेंगी जो 1 लाख या 1 लाख से कम है। बस ये प्रोग्राम था। तो स्टेप 1 2 3 4 खत्म। तो हम दरअसल क्या, शुरुआत की 2 स्टेप में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद हम इनका चुनाव करने वाले हैं, पर दरअसल आखिरी में आके हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो चीजें बस सीख रहे थे, वो सीख ये रहे थे कि कैसे वो इंडाइसेस का चुनाव होता है जिनको आपको ड्रॉप करना। फाइन, तो इवन यूजिंग ड्रॉप यू कैन ड्रॉप दोस इंडाइसेस व्हिच आर कंडीशनली सिलेक्टेड, ठीक है। तो कंडीशन के आधार पर आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। इसमें बड़ा रोल जिसने प्ले किया वो था इंडेक्स एट्रीब्यूट, ठीक है, इसका इसमें योगदान था। अन्यथा वो तरीका तो ही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में आपकी वो पूरी कंडीशन। तो उससे क्या होगा, कंडीशन में इस बार आप लिखोगे कि डीएफ ऑफ सैलरी इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 लाख। ये और आसान तरीका जिससे आपकी डेटा फ्रेम बदल जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे ठीक है मेरे भाई, बढ़ जाता है, ये अल्टरनेट है उसका, पर काम वही करेगा वो। छोड़ो हाँ मेरे भाई, चलो आगे बढ़े।
ये दरअसल जो इस ऊपर स्टेटमेंट लिखा है ना, थोड़ा एम्बिग्यूस हो गया है। ड्रॉपिंग नॉट अवेलेबल, ड्रॉपिंग नॉट अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि ड्रॉपिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। दरअसल है वो ऐसा, ड्रॉपिंग दी नॉट अवेलेबल वैल्यूज। तो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम में कई सारे कॉलम्स हैं, कई सारे वैल्यूज हैं, और हम जब डेटाबेस को या डेटा फ्रेम को ऑब्जर्व करते हैं तो कई जगह ब्लैंक भी है उसमें, कई जगह वैल्यू लिखी है, कहीं नहीं लिखी है, तो ये बोलते हैं मिसिंग वैल्यूज ऑफ द डेटा फ्रेम। अब मिसिंग वैल्यूज का ट्रीटमेंट करना पड़ता है कई बार हम जब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं हमारे डेटा साइंस में, तो उसको क्लीनिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्लीनिंग कि हम जब एक्चुअल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करें डेटाबेस के ऊपर, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो मिसिंग वैल्यूज जो हैं वो मिसलीड करती है इंफॉर्मेशन के नाम पर। अब जैसे मान लिया हजार रोज है, 1000 रोज में से किसी कॉलम में मान लिया कि 800 ही वैल्यू दी, 200 नहीं दी, 200 मिसिंग है, तो अब मैं बोलूंगा उसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए मैंने उनको सबको ऐड करके डिवाइड बाय 1000 कर दिया। सिस्टम ने, सिस्टम को मैंने बोला यार इस कॉलम का मीन निकालो, तो सिस्टम ने क्या किया, उन सबको जोड़ा और टोटल जो आपकी फ्रेम की साइज से उसको डिवाइड कर दिया, तो टोटल समेशन अपॉन 1000। हमने ये मान लिया कि उस कॉलम का मीन, सैलरी का मीन, परसेंटेज का मीन, एज का मीन, मार्क का मीन वो इतना आ रहा है, पर देखा जाए तो वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो 1000 वैल्यूज से निकली नहीं है, वो कितने से निकली है, 800 से निकली है। तो आप 800 वैल्यूज को ऐड करके अगर उसको अगर बटे करोगे, भाग लगाओगे 1000 से, तो इंफॉर्मेशन सही कैसे होगी, है ना। तो ये छोटा सा उदाहरण है जो हमें ये बता रहा है कि मिसिंग वैल्यूज कैन मिसलीड टुवर्ड्स दी रिजल्ट्स, हमें गलत रिजल्ट भी दे सकती है। तो कई बार डेटा साइंस की फील्ड में हम लोग किसी तरीके के निष्कर्ष पे जाने के पहले एक प्रक्रिया अपनाते हैं जिसको डेटा क्लीनिंग कहा जाता है। डेटा क्लीनिंग, क्लीन करते हैं टेबल को, और क्लीनिंग में भी एक हिस्सा होता है जिसमें हम बोलते हैं उन रोज को या उन कॉलम्स को ड्रॉप करो जहां पर की मिसिंग वैल्यूज है, उनको ट्रीट करो। जरूरी नहीं है ड्रॉप करना, कई बार ड्रॉपिंग होती है, कई बार उनको फिल करना होता है कुछ सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज से, कई बार मीन डालते हैं उसके अंदर कि 800 वैल्यूज का मीन निकाल लो और वो मीन बची 200 जगह पे डाल दो, समझे। जैसे मान लो कि 800 वैल्यूज में मीन मार्क्स आए 65, तो बची 200 वैल्यूज में सारों के मार्क्स क्या कर दिए 65, तो फिर 1000 का मीन निकाल लिया, तो वो बेहतर रिजल्ट होगा कंपैरेटिवली। तो ट्रीटमेंट तो अलग अलग है, वो आज का मुद्दा नहीं है डिस्कशन का। आज का मुद्दा ये है कि हमारे डेटा फ्रेम में, हमारे डेटाबेस में मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, उन मिसिंग वैल्यूज को जान के, पहचान के, ढूंढ के ड्रॉप करना है, ठीक है, वो हमारा मकसद है। इसके लिए शुरुआत होगी यहाँ पर, वापस वही एक फ्रेम जो है वो हम लोग लोड कर रहे हैं डीएफ नाम से, और उसके बाद में डीएफ जो है उसका हेड प्रिंट कर रहे हैं। हेड विद 20 मतलब हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, 20 रिकॉर्ड्स, 20 रिकॉर्ड्स, फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स यू आर प्रिंटिंग। सो दिस आर फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स ऑफ दैट डेटा फ्रेम। इस डेटा फ्रेम में तुम जगह जगह ऑब्जर्व करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, एनएन, ठीक है। अब ये एनएन जो है ये टीम का नाम नहीं है, ये बता रहा है कि यहाँ पर आपके पास में वैल्यू उपलब्ध नहीं है, राइट। इसके और बात करते हैं अभी, रुको और ढूंढो, ये देखो व्हाट इज दिस, यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं दिया है, दैट नेम इज नॉट अवेलेबल इन द डेटाबेस, राइट। और ढूंढो, कहीं ना कहीं मिलेंगी आपको वैल्यूज, दो तीन वो यहाँ पर, ये देखो ये टीम की वैल्यू, ये यहाँ मिसिंग, राइट। इसी तरीके से यू विल फाइंड सेवरल पोजीशंस वेयर द वैल्यूज आर मिसिंग, एंड देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग दिस। यार एक काम और करते हैं इसमें, सीधे जाके हाँ फाइल ही देख लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा। डेटा प्रिंटिंग बाय डिफॉल्ट एनएन में कन्वर्ट करना, सही है। तो दिस इज द फाइल व्हिच वी लोडेड देयर, सीएसवी फाइल। ये देखो ये मिसिंग था, ये वहां पे एनएन दिख रहा था, ये मिसिंग है, ये वहां एनएन दिख रहा था, ये भी मिसिंग है, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो आपकी बहुत सारे पास, आपके पास ऐसी रोज है which contains the incomplete information, ठीक है, जहां पे सारे रिकॉर्ड्स जो है वो कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, ठीक। और इस सीएसवी फाइल में अगर मैं मान लो जैसे ये नाम वाला जो कॉलम ही है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करना शुरू करूं, ये मैंने सिलेक्शन शुरू किया, ठीक है, तो ये 1000 वैल्यूज को सिलेक्ट करते करते, मतलब ये 1000 सेल्स कवर करते करते यहाँ पे आई रीच्ड अ पॉइंट जहां पे मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया,
पर स्टिल यहाँ पे नीचे समरी में देखो, यहाँ पे क्या लिखा, देखो ये काउंट क्या लिखा है 933। ये मेरा ये माउस का जो पॉइंटर है ये देखो कहाँ जा रहा है 933। इसका मतलब ये सिलेक्शन पे मुझे पता चला 1000 सेल सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। 1001 इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो एक ऊपर वाला सेल जो था दैट वाज फॉर हेडिंग, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो 1000 सेल्स को सिलेक्ट किया, 1000 नाम होने चाहिए जिसमें 1000 रोज हैं इसके अंदर, और आउट ऑफ दोस 1067 नेम्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। 67 नेम नहीं दिए हुए, 933 नेम्स ही दिए। ऐसे ही आप बाकी कॉलम्स में भी ये देखोगे कि आपके पास में कुछ कुछ वैल्यूज मिसिंग है। तो दिस ऑल वैल्यूज आर कॉल्ड मिसिंग वैल्यूज और नॉट अवेलेबल वैल्यूज, एंड पाइथन या इंटरप्रेटर यहाँ पर डिफॉल्ट उनको आप जब उनको डिस्प्ले करते हैं तो उनको डिस्प्ले कर देता है या रिप्लेस करता है NaN से, ठीक है। अब ये NaN जो है इट स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। इसको हम इंटीजर से जोड़ के अभी नहीं देखें, इसका फुल फॉर्म अगर कोई कहीं पूछे, कहीं हमें बोलना पड़े, ठीक है, तो ये होता है नॉट अ नंबर। पंडास में दो तरीके की, इस तरह की वैल्यूज, तीन तरह की वैल्यूज हमें देखने को मिल सकती है दरअसल। एक होता है NaN नॉट अ नंबर, दूसरा होता है NaT नॉट अ टाइम, ठीक है। जब आपकी रो टाइम सपोर्टेड होती है, अगर मैंने वहां पर पीछे CSV फाइल में, एक्सेल फाइल में अगर टाइम फॉर्मेट वाली कोई कॉलम दी होती, शायद मैंने आगे किसी एग्जांपल मिली होगी, अब देखेंगे अभी, अगर दी होती और उसमें कोई वैल्यू मिसिंग होती तो वहां NaN प्रिंट नहीं हो रहा होता, वहां पे NaT प्रिंट हो रहा होता, नॉट अ टाइम, राइट। इसके अलावा एक आता है नन, और वो नन वही है जो अपन पीछे देखते आए हैं आज तक पाइथन में, ठीक है, कि जिसके पास कोई वैल्यू नहीं है उसको क्या बोल देते हैं नन। जैसे कोई फंक्शन है, इफ दैट फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, और उसको भी अगर कैच करके एक वेरिएबल में अगर मैं स्टोर करवा लूं तो उस वेरिएबल को अगर प्रिंट करोगे तो क्या बोलेगा नन। अब नन मतलब क्या, मेरे पास कुछ नहीं है, इस फंक्शन ने मुझे कुछ नहीं दिया, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नन एक ऑब्जेक्ट नहीं है, नन इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड, लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंस है, उसका अपना मतलब है, वो एक इंटरप्रिटेशन है जिससे आपको ये पता चलता है कि इट इज नथिंग बट दैट इज समथिंग। इसको दिखाता हूं यार, ज्यादा बेहतर है। इट इज नथिंग बट दैट इज समथिंग, ये भी एम्बिग्यूटी है यार, जस्ट अ मिनट। क्या होता है नन, टाइप ऑफ नन, so it is an object, right, it is an object of class none type, right, id of none, oh this object stored somewhere in the memory location। तो भाई अगर ये बना हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर ये मेमोरी में कहीं रिसाइड कर रहा है, मेमोरी में जगह खा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका अस्तित्व तो है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि तो कुछ नहीं है, तुच्छ नहीं है ये, ठीक है। इट इज बट एन इंटरप्रिटेशन, कि अगर मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ आप बोलते हो कि यार इसको प्रिंट करने पर नन आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन्स एनी वैल्यू, ठीक है। सटीक उदाहरण मैंने आपको जो दिया उसको दिमाग में बिठा लो। आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन से आपने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, और आपने बाहर उस फंक्शन को कॉल भी किया, कॉल करने के साथ साथ में वेरिएबल का नाम भी दे दिया, रिटर्निंग रिसीविंग वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू फंक्शंस नेम। तो आप जब उस फंक्शन के कॉल के बाद में प्रिंट वेरिएबल नेम करोगे तो वो प्रिंट करेगा नन, क्योंकि आपने कुछ भेजा ही नहीं था, उसने कुछ रिसीव ही नहीं किया, राइट। तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मतलब वहां पे हमारे लिए क्या है नन, ठीक है। तो पाइथन में कुछ नहीं का मतलब होता था नन। तो वो सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है कि हाँ दिस फंक्शन हैज नॉट रिटर्न एनीथिंग बट इट रिटर्न्ड नन, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि नन जो है वो कुछ नहीं है, इट इज हैविंग इट्स ओन एग्जिस्टेंस, बट देन द इंटरप्रिटेशन इज दैट इट इज मैप्ड विद दोस ऑब्जेक्ट्स, इनको लेकर हम ये बोल पाए कि दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन्स एनीथिंग, while they are having memory locations, they are occupying it and they themselves are the objects, ठीक है। तो ऐसी एक कहानी आ जाती है numpy और pandas के साथ, जो मैंने दो नाम अभी आपके सामने लिए थे। अब अगर मान लो कि मैं बोलूं import numpy, अब numpy नाम का एक पैकेज होता है, उसको हमने इंपोर्ट किया, और इसके बाद फिर मैंने बोला टाइप ऑफ नॉट numpy, टाइप ऑफ numpy डॉट nan, और इसको मैंने प्रिंट किया। कुछ तुम लोग अच्छा, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्लोट, इसकी अपने को पीएचडी नहीं करनी। मुद्दा ये है numpy के पास में एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का नाम है nan, इवन अगर मैं उस एट्रीब्यूट को प्रिंट करूं तो इट विल रिटर्न मी सम वैल्यू, दैट वैल्यू इज nan, राइट।
तो ये कहाँ यूज होगी, मैं इसको यूज करूंगा क्या, नहीं, इसका यूज है, इसका यूज हम देख रहे हैं प्रोग्राम में। इसका यूज क्या है कि when you are loading a data frame using a data frame and then if some missing value comes, then interpreter by default replace those missing values by anything. समझ रहे हो? एंड numpy जो है इसी के ऊपर pandas बिल्ट, मैंने बताया था। तो pandas जो है numpy के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो इनहेरिट करता है या पिक करता है, उनको यूज करता है। फाइन, इंपोर्ट pandas, ठीक है, हेवी है, हाँ। देन टाइप ऑफ pandas डॉट entity, that is also something, that is an object of some class, right? I printed then pandas dot entity as well, and that returned also well. Fine. तो entity नाम का भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका यूज मैंने तुमको बताया कि अगर कोई डेटा फ्रेम में डेट टाइप की फील्ड आ रही है, टाइम टाइप की फील्ड आ रही है, उसमें कुछ मिसिंग है, तो इंटरप्रेटर विल रिप्लेस इट बाय entity, ठीक है। तो ये नन, एंटिटी, इनके सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार ये जो सेल है, ये वाला जहाँ एनएन लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही गजब का सेल है, इसमें तो कुछ भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करके रखी है, फ्री है ये, तो ऐसा नहीं भाई साहब, इसके पास में वैल्यू नहीं है। बट अगर एनएन इसके साथ आ गया है तो इट इज आल्सो हैविंग सम मेमोरी ऑक्यूपाइंग, राइट, इससे भी कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, ये एक इंटरप्रिटेशन है जो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू थी एंड दैट गॉट रिप्लेस्ड बाय एनएन, राइट। सो नन, एनएन, एनएटी। अभी हम क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में हम इन तमाम तरह की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग रखे इस रोज और कॉलम्स को ड्रॉप करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम ड्रॉपिंग पढ़ रहे हैं। फाइन, तो इसीलिए अब एक एक करके ये देखते हो चलो। सबसे पहले हमने देख लिया कि एनएन आता कैसे है, वो हमें सामने दिख गया था अभी। देन आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स। कुछ कुछ चीजें हैं यार, इसको मैं यहाँ पर पहले देख लूं यार, पहले मैं इंफॉर्मेशन चला के देखूं यार, वो ज्यादा अच्छा। एक स्टेटमेंट है, इसको पहले चला के देखते हैं क्या बोल रहा है। tf.info, ये हमने शायद अभी तक यूज नहीं किया है। डेटा फ्रेम के साथ में इन्फो मेथड जो है कॉल करते हैं, देखना किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देता है। देखो ध्यान से, अभी वहां देख के आया था ना, नेम में कितनी वैल्यूज थी जो अवेलेबल थी, 933, 933 वो काउंट यहाँ देखेगा तुम, ये देखो फर्स्ट नेम के करस्पॉन्डिंग 933, ये क्या है, नॉन नल काउंट, ठीक है। ये जो एनएन और एनएटी है ना, इनको नल वैल्यूज कहा जाता है, नल वैल्यूज, राइट। तो नॉन नल, नॉन नल मतलब जो नल नहीं है, जो अवेलेबल है, ठीक है। तो नॉन नल काउंट फॉर द कॉलम फर्स्ट नेम इज 933, 933 वैल्यूज उपलब्ध है, बाकी मिसिंग, राइट। वैसे ही आप यहाँ पे एक कॉलम की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देख लो, आप पाएंगे जेंडर में केवल 855 ही वैल्यूज है, बाकी सब मिसिंग है ना। इसके बाद में स्टार्ट डेट में, सैलरी में और बोनस में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में 1000 की 1000 वैल्यूज अवेलेबल है, कोई नल नहीं है उसमें, कोई नल वैल्यू नहीं है। एंड देन विद सीनियर मैनेजमेंट एंड द टीम एज वेल, देयर आर सम नल वैल्यूज अवेलेबल, ठीक है, गॉट इट। तो दिस वे यूजिंग इन्फो यू कैन फैच द इंफॉर्मेशन दैट एक एक कॉलम में कितनी नल वैल्यूज कंटेंट है या नॉन नल काउंट जो है वो कितना है, ठीक। इसके बाद में आई एम गोइंग फॉर दिस स्टेटमेंट जो क्या बोल रहा है, डेटा फ्रेम के नाम के साथ में इस एनए, ठीक है। इस मेथड को कॉल करो और देखो कि यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है। देखते हैं, डेटा फ्रेम हम लोग लोड कर चुके हैं, उसके साथ में इस एनए कॉल किया तो हमें पता चला कि अच्छा, ऑफ सेम डायमेंशन one more data frame is getting printed here, but then all the values got replaced by the boolean substitutions, boolean alternates, जहां पर अगर वैल्यू है तो फॉल्स और अगर नॉट अवेलेबल है तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये पोजीशन थी जहां हम थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व कर रहे थे, द वैल्यू वाज मिसिंग, दैट्स व्हाई इट गॉट रिप्लेस्ड बाय ट्रू, ठीक है। मेथड का नाम ही ये है, इज एनए, ठीक है। डेटा फ्रेम डॉट इज एनए, इज नॉट अवेलेबल। तो डेटा फ्रेम के एक एक सेल के ऊपर, मतलब कि
1000 गुणित 7, ठीक है, टोटल 7000 सेल्स के ऊपर एक एक बुलियन चेक किया गया और ये चेक किया गया कि क्या दिस वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ट्रू, एल्स फॉल्स, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है रिजल्ट के तौर पे मिल रहा था ये। तो जहां जहां मिसिंग वैल्यू होगी राजा वहां पे मिलेगा ट्रू और बाकी सब हो जाएंगे फॉल्स, ठीक है। तो इस एन मेथड वर्क्स दिस वे एंड द सेम वर्किंग इज फॉर दिस मेथड एज वेल, दोनों को कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो आप इस एन की बजाय इस नल भी यूज कर सकते हो। इस नल इज चेकिंग वेदर अ वैल्यू इज नल और नॉट, राइट। इसको भी अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो आई विल गेट द आइडेंटिकल रिजल्ट फ्रॉम हियर, द डेटा फ्रेम ऑफ सेम साइज वेयर all the null values or not available values will be replaced by true, else the available values will be replaced by false, ठीक है। Sure, ये हो गई हमारी दो मेथड्स, इसको आपने कहा is null and is na। What is this now? यहाँ देखो df dot is null तो आपने लगाई दी, इस null के साथ में अगर मैं डॉट लगा के अगर लगा दूं एक और मेथड, वो है sum, ठीक है। तो डेटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट सम, तो कहीं ना कहीं हम नल वैल्यूज को ऐड करने की बात कर रहे हैं, शायद हम अकरेंसेस काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखे तो सही कि कितनी नल वैल्यूज हैं, राइट। तो इसको चलाया और इसको चलाकर मुझे मिला एक समरी, देखो जरा नीचे, दिस इज द समरी दैट आई एम गेटिंग। फर्स्ट नेम में 67 नल वैल्यूज है, ये तो हमने वहां भी काउंट किया ना मैंने, ठीक है। सेकंड सीरीज में मतलब कि सेकंड कॉलम में जेंडर में 145 नल वैल्यूज, बाकी तीन में, इन तीनों में एक भी नल वैल्यू नहीं है, इन दोनों में 67 एंड 43 नल वैल्यूज। तो कॉलम वाइज यू गॉट अ समरी जिसमें आपको मिला कि नल वैल्यूज का काउंट क्या है, राइट। तो डेटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट सम, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि वो इज नल और सम चूंकि दोनों फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, तो उनमें ब्रैकेट्स लगाए हैं, है ना, दोनों ही केसेस में। ये इस नल के साथ भी और सम के साथ भी, और ये सब मेथड जो है इस एन के साथ भी चलेगी, जैसे इस नल के साथ चल रही है ना, इसके साथ भी चल जाएगी, कोई टेंशन नहीं इस एन के साथ, ठीक है। तो अब इससे सीखा कि हम एक डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम वाइज कितनी नल वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं वो भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब df.info क्या दे रहा था, df.info वाज गिविंग मी अ समरी जिसमें नॉन नल वैल्यू के काउंट आ रहे हैं, और ये जो अभी हमने किया इसमें हमने नल वैल्यूज के काउंट निकाले, दोनों अपने कंट्रास्ट एक दूसरे के साथ, ठीक है। आ रही चीजें समझ में। इसके बाद चेक फॉर एन वैल्यूज इन फर्स्ट 20 रोज, तो ये कोई खास बात नहीं है यार, मतलब ये तो वाली बात हो गई कि पूरे डेटा फ्रेम में चेक करने के साथ के अलावा आप यहाँ पे चाह रहे हो कि केवल शुरुआती 20 वैल्यूज पे चेक कर लूं कि नल वैल्यूज कहां पर है, उनका काउंट क्या है। तो वो जो आपने ऊपर प्रोसीजर रिपीट किया है वही प्रोसीजर मैंने यहाँ पर डेटा फ्रेम के साथ में हेड लगा दिया, हेड में एक मनचाही वैल्यू दे दी और उसके साथ में वही मेथड वापस यूज कर दिया, ठीक है। तो रिजल्ट मेरे ख्याल से प्रेडिक्टेबल है, इसको करने की आवश्यकता अब नहीं है, आप समझ जाओगे कि इसमें क्या आने वाला। अब काम की बात ये है df डॉट ड्रॉप नहीं ड्रॉप एन ड्रॉप दी नॉट अवेलेबल वैल्यूज, ड्रॉप दी नॉट अवेलेबल वैल्यूज। तो हम दरअसल डेटा फ्रेम में से उन वैल्यूज को ड्रॉप करना चाहते हैं दैट आर नॉट अवेलेबल। ये तो जादू हो गया, आप कैसे ड्रॉप कर दोगे उन सारी वैल्यूज को जो कि नॉट अवेलेबल है, रेंडम है, एक वहां रखी है, एक कहां रखी है, एक जहां रखी है, तो कैसे होगा ये। तो उसमें फिर जो रोल प्ले करेगा वो है ये एक्सेस, ठीक है। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू तो नया नहीं है आपके लिए, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू का मतलब होता है कि जिस डेटा फ्रेम के साथ में ड्रॉप एन कॉल कर रहे हो उस डेटा फ्रेम को हमें बदलना है, मतलब जो भी बदला हुआ जो रूप आएगा वो वापस से डीएफ बन जाए, डीएफ को आई वांट टू चेंज, राइट। मेन रोल इज ऑफ दिस एक्सेस इक्वल्स टू 0, और ये भी मुझे पता है एक्सेस बराबर 0 मतलब कि हम ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं रो वाइज कॉलम वाइज, ठीक है। तो देखते हैं रो वाइज मतलब कोई इंडेक्स नहीं दिया, कोई पोजीशन नहीं दी, सीधे df डॉट ड्रॉप नेम और उसके बाद में दे दिया एक्सेस बराबर 0। इसको मैं करवा रहा हूं प्रिंट, इसको मैं करवा रहा हूं एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद में I will just a minute, चलो मैं इंफॉर्मेशन पहले प्रिंट कर लेता हूं, फिर अपन एक बार डेटा फ्रेम में प्रिंट करके देखेंगे।
ठीक है, तो आई प्रिंट द इंफॉर्मेशन df.info, याद करना पहले df.info क्या दे रहा है, ठीक है। तो ये हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूशन के बाद में दिस इज नाउ द इंफॉर्मेशन। एक एक इंफॉर्मेशन को गौर से पढ़ो। फर्स्ट नेम इज द कॉलम जिसमें नॉन नल काउंट कितना है 764, जेंडर में नॉन नल काउंट कितना है 764। हर एक कॉलम में नॉन नल काउंट जब बराबर हो गया है, इसका मतलब हर एक कॉलम में हमारे पास में बराबर वैल्यूज हैं। दरअसल आप इसमें देखो ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है 764 एंट्रीज। इसको वेरीफाई करते हैं एक और तरीके से। मैं काम करता हूं, इन्फो प्रिंट करने की बजाय डेटा फ्रेम को प्रिंट करता हूं, और यहां रिजल्ट की समरी को देखो। कितनी रोज है 764, वही हमें वहां पे दिखा रहा था 764, ठीक है। ये पीछे जो अपने पास समरी आई थी ना, ये वाली, ये 764 की आई थी, ठीक है। अब एक बार में कंक्लूजन समझ जाओ, 1000 रोज में से जिस जिस रो में किसी भी कॉलम वाइज अगर नल वैल्यू है तो वो रो हो जाएगी ड्रॉप। जैसे पहली रो पड़ी, पहली रो में 7 वैल्यूज है ना, फर्स्ट में, फिर उसके बाद में जेंडर, उसके बाद में सैलरी, बोनस परसेंटेज, फिर कुछ कुछ तो भी और वैल्यूज हैं, राइट। अगर उसमें से एक भी वैल्यू मिसिंग है तो इंटरप्रेटर बोलेगा इस रो में एक नल वैल्यू है, इस रो को कर दो ड्रॉप आउट ऑफ द फ्रेम, खत्म। इसको रिपीट कर लो। तो आपके पास दरअसल ये 7000 में से 764 में कितने बचे 236। तो 236 रोज ऐसी थी कि जिसमें एक ना एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू जो थी वो मिसिंग थी। आपने उन 236 वैल्यूज को, 236 रोज को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। 236 रोज को ड्रॉप करने के बाद जो 764 रोज बची है, 764 रोज दैट आर लेफ्ट हियर, नाउ दे आर नॉट हैविंग एनी नल वैल्यू कंटेंट। इनमें अब सारी ही रोज में सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। इसीलिए ये जो हमारे पास ऊपर समरी आ रही थी वो इस तरीके की आ रही है कि आपके पास टोटल कितनी एंट्री 764, ठीक है। उसमें यहां पर हर एक कॉलम में नॉन नल काउंट कितना 764, क्या है इसमें हर एक कॉलम में 764 वैल्यू उपलब्ध है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बची 236 रोज को ड्रॉप कर चुकी हो जहां समस्या थी। तो दिस इज वन वे जिसमें आपने आपके डेटा फ्रेम को कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया मतलब कि जहां आपके पास में आधी अधूरी जानकारी है, उस आधी अधूरी जानकारी की सारी रोज को आपने हटा दिया, उड़ा दिया, कहानी खत्म। बस वही रोज अब मेंबर है डेटा फ्रेम की जिनके पास में सातों एंटिटीज की वैल्यूज अवेलेबल है, सातों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज अवेलेबल है। गॉट इट? एक तरीका ये है ड्रॉप करने का। Then comes the second way, and that way is this. तो ऑपरेशन तो वही डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप इन एंड देन इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, बट एक्सेस दिस टाइम बिकम्स 1। एक्सेस इज 1 का मतलब क्या होता है कि यू वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशन कॉलम वाइज। तो एक्सेस बराबर 0 ड्रॉप इन के साथ, ठीक है। मैं एक चीज बोलूंगा फिर आप उसके बदले में कुछ और बोले। मैं रो वाइज वापस से बोल रहा हूँ क्या हो रहा था। जिस जिस रो में नल वैल्यू थी, जिस जिस रो में मिसिंग वैल्यू थी, उस रो को ड्रॉप कर दो। अब अगर मैंने दे दिया एक्सेस इक्वल्स टू 1 तो क्या होगा? जिस कॉलम में एक भी मिसिंग वैल्यू में वो पूरा कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। बड़े नहीं कॉलम में बचे कॉलम में 0 है, 3 तो मेरे पास 7 कॉलम्स हैं। अब इंटरप्रेटर जो है वो कॉलम वाइज जांच करने वाला है। किसी कॉलम में अगर एक भी नल वैल्यू दिखी तो कॉलम बाहर फ्रेम्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो इंफॉर्मेशन में आई गेट दिस, ठीक है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आर 1000, राइट। हाउ मेनी कॉलम्स यू आर हैविंग नाउ? 3, ओनली 3 अवेलेबल। और उन कॉलम्स में कितनी कितनी एंट्रीज हैं? 1000 1000 होना ही था, क्योंकि यही वो 3 कॉलम्स हैं जिनमें नल वैल्यूज नहीं है, इसलिए ये 3 सर्वाइव कर पाई।
बाकी जो 4 कॉलम थी क्योंकि उनमें नल वैल्यूज थी कम से कम एक, इसीलिए वो उड़ा दी, ड्रॉप कर दी, राइट। ड्रॉ वाले कॉन्सेप्ट के साथ में एक्सेल कीवर्ड नहीं दे सकते, वो रूट है। दे सकते हैं, 0 ही होना चाहिए आई गेस। Printing the frame now here gives us this thing. अरे यार चलो आएगा। Gives us this result. तो समरी तो है ऊपर, पर ये हमारी फ्रेम बची है। 3 columns with all values, length 1000. तो ड्रॉपिंग वॉपिंग हो गई बहुत देर से, बहुत ड्रॉप कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट सॉर्टिंग। तो आप सॉर्ट कर रहे हैं डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। क्या किया है, फ्रेम रीड करी, फ्रेम रीड करने के बाद में डीएफ के साथ उसको एसोसिएट करवाया और एक मेथड कॉल कर ली सीधे सीधे यार, df dot sort underscore values. So sort underscore values is going to sort do the sorting for us, and then we need to mention the criteria as well कि sorting को करोगे पर किसके आधार पे करना है ये भी बता दो, क्योंकि वहां तो 7 कॉलम में से किसके आधार पर सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग मतलब तो समझते हो ना, सॉर्टिंग मतलब कि अरेंज करना किसी एक सीक्वेंस में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is ascending, while 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 शून्य -1 -2 -3 -4 that is descending, right? So ascending or descending that we can choose. अभी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हम सैलरी के आधार पर सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर बोल दिया इन प्लेस बराबर ट्रू, मतलब जो भी परिवर्तन करोगे वो एक्चुअल डेटा फ्रेम में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा लिया शुरुआती 10 रिकॉर्ड्स के साथ, ठीक। अब यहाँ पर मैंने सीक्वेंस कहीं नहीं दिया है असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर डिफॉल्ट सॉर्टिंग जो है वो होने वाली है असेंडिंग। अब हम में से कोई था डिफॉल्ट जो ब्रह्मा वाली फीलिंग आने लगती है, डिफॉल्ट सॉर्टिंग होने वाली है दैट इज ऑन असेंडिंग बेसिस, राइट। तो असेंडिंग मतलब पहले छोटी सैलरी एंड देन सैलरी विल गो ऑन, ठीक है, बढ़ती जाएगी। सो दिस इज द प्रोग्राम, ये टॉप के 10 रिकॉर्ड्स रिजल्ट्स में से, ठीक है। ध्यान दो, सैलरी सबसे छोटी 35013 35,013, ठीक है, बहुत कम है, अब डॉलर में है, नाम पढ़। तो 35013 डॉलर्स माइकल की सैलरी। Then Kevin, who's having salary 35061. Then Steven, जिसकी सैलरी है 35,095। मैथ्यू 35,203। लुइस 35,203। सिंथिया 35,381। क्रिस्टीना 35,477। कैथलीन 35,575। टेरी 35,633। ब्रूस 35,802। ये गजब का फ्यूजन है यार, नाम सारे अंग्रेजी में और सैलरी हिंदी में। Anyways, this is sorting, right? तो बढ़ते हुए क्रम में सैलरीज आर इंक्रीजिंग हियर इन द फ्रेम्स। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो 1000 रिकॉर्ड्स जो डिस्प्ले होंगे उसमें सबसे आखिरी रिकॉर्ड जो है उसमें सैलरी सबसे बड़ी होगी, फाइन। तो दिस वे वी कैन सॉर्ट द फ्रेम्स एज वेल, एंड सॉर्टिंग जो है वो किसी एक फील्ड के आधार पे, कॉलम के आधार पर, कॉलम के आधार पे की जा सकती है, राइट। अगला मुद्दा कि सॉल्विंग जो सॉर्टिंग है वो हमें
असेंडिंग की बजाय अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी हो तो क्या करना है, तो एक एट्रीब्यूट आगे जड़ गया उसके साथ, डिसेंडिंग नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पे, असेंडिंग नाम का एट्रीब्यूट है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू थी, लेकिन अगर उस एट्रीब्यूट को फॉल्स कर दोगे तो वो डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो सेम प्रोग्राम है, फ्रेम वही लोड हुआ है, प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल सैलरी के बेसिस पे सॉर्टिंग करी है, इंक्रीज बराबर ट्रू दे दिया, बस वो असेंडिंग एट्रीब्यूट को सेट कर दिया फॉल्स। सो दिस वे इफ आई एग्जीक्यूट दिस, और इसके अगर मैं टॉप 10 रिकॉर्ड्स देखूंगा तो इस बार गट्टे हुए क्रम में सबसे पहले रिकॉर्ड जो है वो सबसे बड़ी सैलरी के लिए, तो 1,49,908, इस तरीके से आप पाएंगे कि आप सैलरीज जो है वो कम होती जाएंगी जैसे जैसे टेबल में आप जाएंगे। तो दिस इज सॉर्टिंग ऑन डिसेंडिंग बेसिस, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने यहाँ पर सॉर्टिंग करी है। So we can sort the records of the data frame as well, and that you can do using the method sort underscore values, and that method is residing inside that data frame class, जिसको लेके ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा सॉर्ट किया जा सकता है। आगे बढ़े, सॉर्टिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर बट बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स। तो सॉर्टिंग जो है केवल एक कॉलम के आधार पर नहीं होती है, कई बार सॉर्टिंग जो है वो उसमें एक से ज्यादा कॉलम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पर समझाता हूं तुम्हें, यहाँ पे जो सॉर्टिंग हो रही है उसमें आपने सब कुछ वही है, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज दिया है और असेंडिंग नाम का कोई आपने एट्रीब्यूट नहीं दिया है, मतलब कि यहाँ पर असेंडिंग जो है वो डिफॉल्ट है, असेंडिंग ट्रू है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्टिंग होगी। बाय वाले सेक्शन में आपने इंस्टेड राइटिंग वन नेम आपने लिस्ट दे दी, उस लिस्ट में आपने दिए हैं दो कॉलम्स के नाम, एक है सैलरी और एक है बोनस परसेंटेज। तो मैं दो कॉलम्स के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। इसको सबसे बेहतर तरीका समझाने का कि सॉर्टिंग कर दूं, रिजल्ट दिखाऊं और उसमें तुम्हें अंतर दिखाऊं कि या उसका रिफ्लेक्शन कैसे आता है, वो तुम्हें समझा, तो तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, तो खास बात नहीं है उसमें। दिस इज द सॉर्टेड वन, राइट। अब तुम पीछे भी यही करके आए थे, 35013 35061, ठीक है, ये सब चल ही रहा है यहाँ पर कहीं कहीं हो सकता है कि तुम्हें एक चीज देखने को मिले, वो चीज है कि जब, ध्यान देना, इस रिकॉर्ड को देखो और इसके पहले वाले रिकॉर्ड को देखो, इसमें सैलरी की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है 35203। तो जब आपकी की मतलब कि जिस कॉलम या फील्ड के आधार पर आप सॉर्टिंग कर रहे हो, ठीक है, सीक्वेंसिंग कर रहे हो, अगर उस की वैल्यू सेम हो जाती है तो फिर कैसे तय करना है कि ऊपर किसको रखना है और नीचे किसको रखना है, तो फिर वो निर्णय होता है अगली फील्ड से जो आपने एसोसिएट करी हुई है उसके साथ में, ठीक है। तो आपने बोला था कि 35 सैलरी के साथ साथ में कौन सी फील्ड, बोनस परसेंटेज, दो के आधार पर सॉर्टिंग करना है। तो अब आप इन दोनों रिकॉर्ड्स के बोनसेस देखो तो आप पाएंगे कि पहले बोनस वैल्यू जो यहाँ पे आई है वो है 15.13 और फिर बाद में आई है 18.04। इसका मतलब ये हो गया कि टोटलिटी में कॉम्बिनेशन में अगर देखोगे तो दिस वाज स्मॉलर एंड देन कम्स द नेक्स्ट वन, राइट। दो द सैलरी वाज सेम बट देन बोनस वाज लेसर फॉर दैट रिकॉर्ड, इसीलिए वो पहले आया, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप सॉर्टिंग होती है कि जिसमें मल्टीपल फील्ड्स इन्वॉल्व होती हैं और मल्टीपल फील्ड्स में अगर मान लो कि किसी फील्ड का जो पहले आई है उसमें अगर डुप्लीकेसी आती है तो फिर जो आने वाली फील्ड होती हैं वो ये तय करती हैं कि फिर सीक्वेंसिंग क्या है, ठीक है। सर डिफॉल्ट क्या होता कि अगर मान लो मैंने दूसरी फील्ड नहीं दी होती और 35,203 अगर दो तनख्वाहें आ जाती तो फिर वो जिस ऑर्डर में रिसीवल हुआ है उसी ऑर्डर में उनका अरेंजमेंट हो जाए, जो पहले मिल गया वो पहले आ जाएगा, जो बाद में मिला वो बाद में आएगा। इंडेक्स नंबर 100 पे अगर मान लो कि रिकॉर्ड पहले रखा हुआ है और एक इंडेक्स नंबर 250 पे रखा है तो इंडेक्स नंबर 100 वाला रिकॉर्ड पहले रखा जाएगा और 250 वाला बाद में रखा जाएगा, चाहे उसके बाकी एट्रीब्यूट्स कुछ भी, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग द डेटा फ्रेम्स यूजिंग मल्टीपल फील्ड्स एंड दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट, इस तरीके से हम उसे करते हैं। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्रिएटिंग अ न्यू सॉर्टेड फ्रेम, क्रिएटिंग अ न्यू सॉर्टेड फ्रेम, ठीक है। न्यू सॉर्टेड मतलब कि सॉर्टिंग करी और नया फ्रेम बनाया, तो ये तो ठीक है, बना लेते हैं। चलो यहाँ देखो क्या हो रहा है, स्टेप वाइज बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक एक स्टेप पे ध्यान देना। हालांकि इसमें से ऐसा कुछ नहीं निकलने वाला है इन 3 स्टेप पे जो उनको अभी तक पता नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। आखिरी स्टेटमेंट ठीक दिख रहा है मुझे,
क्या बोल रही है पहली लाइन? ये लोडिंग वोडिंग तो ठीक है, चलो अपनी जगह। पहली लाइन क्या बोल रही है? क्रिएटिंग न्यू डेटा फ्रेम यूजिंग डीएफ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट चलाया जिसमें आपने डीएफ के ऊपर, ध्यान दो, डीएफ के ऊपर आपने एक फिल्टर लगाया, डीएफ के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास कर दी। उस लिस्ट के अंदर कितनी फील्ड्स हैं? 3 कॉलम्स, वो हैं फर्स्ट नेम, सैलरी और बोनस। तो पहली लाइन में आपका जो टारगेट है वो ये है कि डेटा फ्रेम के इन 3 कॉलम्स वाले हिस्से को एक्सट्रैक्ट करके उसे मैप करवा दो विद df1। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन you are going to have a new data frame with name df1 which will be having 3 columns contained, and those 3 columns will be first name, salary, bonus percentage। ठीक है, डीएफ गया, उल्ला उसको, डीएफ अपनी जगह पर है, रखा है, उसके पास पूरा ओरिजिनल कंटेंट है, पर आपने डीएफ1 का नया एक फ्रेम बना लिया है जिसका डायमेंशन है 1000 गुणे 3। ठीक है, 1000 into 3 since there are 1000 records and 3 columns। Fine, going ahead now, then on df1 now, देखो ध्यान दो, df पर कोई बात नहीं हो रही। On df1 the new created data frame you applied sort values, जो अभी हमने पिछले प्रोग्राम में सीखा। Actually you sorted that frame on the basis of salary and bonus percentage, जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया। ठीक है, तो आपने सैलरी और बोनस परसेंटेज के आधार पे वहां पे कर दी सॉर्टिंग, और उस सॉर्टेड अरे को या उस सॉर्टेड फ्रेम को आपने फिर से df1 में स्टोर कर दिया। तो ये दरअसल ये वही, अगर इन प्लेस 2 दे देते तो भी वही काम है। ठीक है, पर ठीक है, इन प्लेस 2 नहीं देके आपने आपके आए हुए आउटपुट को वापस से मैप करवा दिया df1, राइट। तो आफ्टर दिस स्टेटमेंट आए हुए नए फ्रेम में आपने सॉर्टिंग करी है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी एंड बोनस परसेंटेज, और सॉर्टेड फ्रेम आपने वापस से स्टोर कर दिया है df1। इस स्टेटमेंट के बाद df1 एक ऐसा फ्रेम है जिसके पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं, और वो 1000 रिकॉर्ड्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड्स सैलरी एंड बोनस परसेंटेज। ठीक है, देन कम्स थर्ड स्टेटमेंट। उस थर्ड स्टेटमेंट में हम बोल रहे हैं नाउ आई वांट टू रीसेट द इंडेक्स, आई वांट टू रीसेट द इंडेक्स, क्योंकि जब आपने सॉर्टिंग करी थी तो इंडेक्सिंग भी ऊपर नीचे हो गई है ना। अब जो सबसे कम सैलरी वाला रिकॉर्ड जो सबसे ऊपर रखा हुआ है उसका इंडेक्स जरूर बोलना कि 1 है या 0 है, उसका इंडेक्स तो कोई रैंडम है, जहां से मिला था वो। तो आई वांट टू रीसेट द इंडेक्स कार्ड, नए फ्रेम को जब डिस्प्ले करूंगा तो नए इंडाइसेस के साथ कर जो प्रॉपर दिखे। तो इंडेक्स रीसेटिंग के लिए यहाँ पर फिर एक मेथड चल रही है जो हमारे इस प्रोग्राम के लिए नया हो गया हमारे लिए, वो है रीसेट इंडेक्स। तो बने हुए डेटा फ्रेम पे जो सॉर्टेड डेटा फ्रेम है हमने बोल दिया चलाओ रीसेट इंडेक्स। ठीक है, और रीसेट इंडेक्स के साथ में ये ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू दिया है, उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, उसको भी हम चलाएं। ठीक है, और इस वाले आउटपुट को स्टोर कर दिया फिर से कहां? df1 में। तो कुल मिला के इस वाले स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद में अगर मैं df1 को प्रिंट कर रहा हूं, है ना, यहाँ df1 डॉट हेड लिख दिया है, df1 ही लिख देता हूं। अगर मैंने df1 को प्रिंट कर रहा हूं तो df1 दरअसल एक फ्रेम है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, 1000 रिकॉर्ड्स हैं, और उसमें सैलरी और बोनस परसेंटेज के आधार पर सॉर्टिंग करी हुई है, और उसमें नए इंडाइसेस आ गए हैं, रीसेट हुआ है, ऐसा मुझे देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करके देख लेता हूं कि जो हम बोल रहे थे कि वैसी कहानी चल रही नहीं चल रही। दिस इज द थिंग आई एम गेटिंग, राइट। सो दिस आर द 1000 रिकॉर्ड्स, ये नीचे साइज दिख रही है 1000 into 3, राइट। सैलरीज पे ध्यान दो, असेंडिंग ऑर्डर में सैलरीज हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये इंडाइसेस अगर मैं ध्यान दूं तो 0 1 2 3 4 अप टू 999 दे ऑल गॉट रीसेट। ठीक है, नए इंडाइसेस का अलॉटमेंट हो गया है, नया जन्म हो चुका है, अब इनको आगे चल के आसानी से यूज किया जा सकता है नए इंडाइसेस के साथ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद की रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, ये हो सकती है कि मान लो कि मैं एक डेटा फ्रेम है या एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड है, और मैंने तुमसे बोला कि यार वो टॉप के 50 रिकॉर्ड्स लेके आओ विद देयर इंडाइसेस, जिसमें की सैलरी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड। तो फिर मिसलेनियस इंडाइसेस के साथ में डेटा फ्रेम लेके आना थोड़ा एम्बिगियस लगता है कि आप पहला डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें इंडेक्स नंबर 788 है, फिर दूसरा लेके आ रहे हो उसमें इंडेक्स नंबर 812 है। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तब होगा जबकि इसके इंडाइसेस जो है वो वापस से रीसेट हो चुके हैं। तो इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट यूजिंग दिस, इस मेथड के साथ में वो काम कर सकते हैं। पर अभी भी ये समझ में नहीं आया कि वो जो ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू है उसने क्या किया। तो एक काम करते हैं, ड्रॉप इक्वल्स टू फॉल्स दे दें या इसको हटा दें, दोनों तरीके अपने पास। ठीक है, तो ड्रॉप इक्वल्स टू करके देखा फॉल्स, कि ड्रॉप अगर फॉल्स होता है तो क्या होता है, या फॉल्स क्यों दूं यार,
एक काम करता हूँ, पहले हटा के भी देख लेता हूँ, तो ये समझ में आ जाएगा कि ड्रॉप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, राइट। तो इसे मैंने हटाया और एग्जीक्यूट किया, तो आई गॉट दिस रिजल्ट। तो डिफॉल्ट मतलब ड्रॉप इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अब ड्रॉप फॉल्स नहीं दिखाऊंगा कि क्या करेगा, ये ड्रॉप फॉल्स ही है, ठीक है। क्या हुआ? इंडेक्स में हाँ, मतलब रीसेट तो हुआ क्योंकि हमने रीसेट करने के लिए बोला है, लेकिन वो पुराने इंडाइसेस जो हैं वो भी उसके साथ में लेकर आया है, राइट। तो वी आर हैविंग ऑल द रिकॉर्ड्स विद अस, वी आर हैविंग न्यू इंडाइसेस एज वेल, बट देन द पुराने इंडाइसेस आर आल्सो कंटेन्ड हियर, द ओल्ड इंडाइसेस फ्रॉम दैट फ्रेम। तो पहले ये जो पहला रिकॉर्ड था, दरअसल ये रिकॉर्ड नंबर 576 इंडेक्स मतलब 577वां रिकॉर्ड था, 577 पोजीशन पे, ठीक है। 576 इंडेक्स मतलब रिकॉर्ड नंबर 577, 0 से शुरू होता है जो पहला। तो ये आपकी इच्छा, आप संभाल के रखना है तो रखो, नहीं रखना है, नहीं डिस्प्ले करना है तो ड्रॉप कर, ठीक। तो इसीलिए ड्रॉप करने पर हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही, ठीक है। आगे समझ में? 3 स्टेप थी। अब वो तीनों स्टेप जो हमने एग्जीक्यूट करी यहां पर, उन तीनों स्टेप को एक ही लाइन में भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, वो देखना है मुझे यहाँ पर, बस देखते चले जाओ, कुछ नहीं, ऊपर वाली लाइन से कंपेयर करते हुए चलो। ये पोर्शन देखो, सबसे पहले डीएफ है ना, डीएफ के ऊपर काम किया इतने पोर्शन पे, ये क्या लेके आया, एक डेटा फ्रेम जिसमें 3 कॉलम, उस डेटा फ्रेम के ऊपर डॉट लगा के आगे के ऑपरेशन को प्लान किया, ठीक है। तो अब उस डेटा फ्रेम के ऊपर करी सॉर्टिंग बाय सैलरी एंड बोनस परसेंटेज ऑन व्हाट ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब ये हो गई 2 स्टेप कंप्लीट। सॉर्टिंग होने के बाद में डॉट लगाया, फिर हमने किया इंडेक्स को रीसेट विद ड्रॉप वैल्यू 2, एंड देन द ओवरऑल थिंग जो भी जनरेट होके आई उसको भी स्टोर इनटू df1 and then we printed df1 and I'll get the same result, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप जो एक के बाद एक ऑपरेशन कर रहे थे, दोस ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन अ सिंगल लाइन एज वेल, एक लाइन में भी उसे कर सकते हो, बस ये उसका अल्टरनेट और कुछ खास बात नहीं। समझ में आ गया? चलो, दैट्स इट फॉर द डे, रेस्ट इन नेक्स्ट, बाकी अगली बार। कोई समस्या हो आज के सेशन में, कोई डाउट रहा हो तो पूछ सकते हो आप।